गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। सबसे पहले हमें बात करनी है आज कि आज आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाया या क्या पिया है। किसी का आगाज चाय से हुआ होगा, किसी का कॉफी से हुआ होगा, किसी का ग्रीन टी से हुआ होगा, किसी का मिल्क शेक से या लस्सी से हुआ होगा, किसी का पराठे से हुआ होगा, किसी का सैंडविच से हुआ होगा, किसी की बातों से हुआ होगा। ओके अच्छा, वैसे बातों से मुराद मेरी ये थी कि बस बातें ही होती हैं, उसमें खाना नहीं होता। नहीं, वो जो आपने मिल्क शेक की बात की तो मेरे माइंड में प्रॉपर वो आ रहा था, ब्लूबेरी शेक जो होता है वो। बाय द वे, हैव यू एवर ट्राइड बनाना मिल्क शेक विद पीनट्स? नो, नेवर। You must try that. ओके, It's very tasty. वो मैं ट्राई जरूर करूंगी, बट मैं बनाना पड़ेगा, सोच लेकिन रही थी आपको कि खुद। ब्लूबेरी और योगर्ट, वो जो स्मूदी टाइप होती है ना, वो भी अगर बना के पिए तो ब्लूबेरी it's quite healthy। फ्रेश मिल जाएगी या ब्लूबेरी canned one? फ्रेश, इतनी फ्रेश मिल जाती है वैसे, थोड़ा मुश्किल से मिल जाती है क्योंकि रेयर है पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से वो एक्सपेंसिव मैं ले आऊंगा अभी ट्रिप पे जाऊंगा तो no आप worries. जाएंगे हाँ। तो फिर आप प्लीज लेते आइएगा, आऊंगा। बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 5-6 kgs enough for you for a month? या Okay. लेना है ले आएंगे शुएब। वैसे आज तक वैसे शुएब ने जो चीज कमिट किया है वो शुएब लेकर आते हैं, तो आई एम श्योर कि ये वाली चीज भी शुएब अगर ले मुझे मिल आएंगे। गई तो ले आऊंगा। लेकिन आज आप हमें जरूर बताएं, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है? आपकी नजर में हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं? हर इलाके के लिहाज से उनकी अपनी होंगी चॉइसेस होंगी ऑब्वियसली। कश्मीर में अगर देखें तो वो नमकीन चाय के साथ कुलचे खा रहे होते हैं सुबह। मुझे नहीं समझ आया वैसे कुलचे। एक मिनट ले ना यार, रुक जा जरा सबीन, ये मुझे कश्मीरी कुलचे नहीं समझ आया। अच्छा, पसंद आते? दो तरह के होते हैं ना, फीके और मीठे। फीके और मीठे होते हैं। तो हुआ ये कि मैं कश्मीर गया तो मुझे किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी उन कुलचों की, तो मैंने कहा अच्छा, कुलचे तो हमारे यहाँ पे वो नान की तरह के होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कुलचे बड़े फेमस हैं, हर दुकान के आगे उन्होंने पूरे शॉपर्स भर के रखे हैं, तो मैं जहाँ जाऊँ तो मैं वहाँ से कोई ना कोई चीज़ वहाँ की इंपॉर्टेंट ले आता। तो अम्मी ने मुझे कहा बेटा कि मशहूर क्या? मैंने कहा अम्मा कुलचे बड़े मशहूर हैं। कहती ले आना। मैं 2 पैकेट भर के ना ले गया, 5-5 किलो वाले। मैं घर गया, मैं फीके लेके गया था। वैसे बुजुर्गों को कहाँ फीकी चीज पसंद आती है, अम्मा को तो वैसे फीका कुछ पसंद नहीं आता। तो उन्होंने एक ट्राई किया, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है? मैंने कहा अम्मा कुलचे हैं, पूरा कश्मीर खा रहा है ये। कहते नहीं बेटा मैं नहीं खा सकती ये क्या है, मतलब फीका कुलचा। अच्छा, आई ट्राई तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। आई थॉट कि मुझे शायद मीठा लाना चाहिए था, वो बट उसको खाने का तरीका होता है कि वो चाय जो होती है उसके अंदर आपको उसको घोल के डुबो के अच्छी तरह, और आप उसको चम्मच से खाते हैं। अगर कुलचा आप ऐसे ही खाएंगे चाय के साथ तो फिर आप सिप लेंगे तो ऑब्वियसली वो ड्राई होता है इतना कि वो आपके मुंह के साथ चिपक रहा होता है, तो उसको खाने का एक बेहतर तरीका अब ये तो मुझे नहीं बताया किसी ने। नहीं खाया आपने, मुझसे शेयर किया आप कुलचे लाए आप शेयर करते तो मैं आपको तरीका बताती कि कश्मीरी कुलचे कैसे कहते हैं। बात है, हमारे तो बिस्किट डुबो के खा लेते हैं, कुलचे भी ऐसे होंगे। बहुत मजे के लग रहे होते हैं। दूध में भी आप उसको अगर पूरा डुबो के, और वो प्रॉपर जब नरम हो जाता है पूरा दलिया टाइप नरम, वो जब आप खाते हैं तो वो लिटरली इट्स हेवन। इज इट हेल्दी? That I don't know, but it's tasty, ये मुझे पता है। हाँ, लेकिन I think it's healthy क्योंकि रस कितना भी होता है तकरीबन? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। आप रस भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से कुलचा खाएंगे तो। लेकिन फीका कुलचा, मीठा कुलचा कभी भी ऐसे अच्छा नहीं लगता उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर होती है। मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, बट ऑब्वियसली अच्छा, लोगों पे वहाँ पे कहा भी लोगों ने कि अब ये फीके वाले जो है ना ये ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने फीके कुलचे ढेर सारे ले लिए थे। बिकॉज़ चाय में खाते ना तो चाय में ऑलरेडी चीनी भी होती है, और कुछ लोग थोड़ा सा हल्की सी चुटकी नमक की भी ऐड कर रहे होते हैं, तो ये वो यही होता है कि आप नमक ना ऐड करें क्योंकि कुलचों में नमक होता है। आप चाय में चीनी ऐड करके उसको खाएं। खैर एनी हाउ, कश्मीरी हमें जरूर बताएं, क्या आप लोग इसी तरीके से खाते हैं? जितना मुझे पता है हमारे यहाँ तो इसी तरह से खाए जाते हैं। आपको ठीक पता होगा, आपका इलाका है, हमें नहीं पता था, तो हम बड़े शौक से खाते हैं। वहाँ के लोग तो नाश्ते में दाल चावल भी खाते हैं। इंटरेस्टिंग। नाश्ते में, और वो बहुत शौक से खाते हैं कि जो पिछले दिन में या रात में दाल चावल बने होते हैं, लोबिया और चावल, सफेद चावल, उसको वो नेक्स्ट डे बचा के रखते हैं कि वो नाश्ते में खाएंगे, और वो खाते हैं। और हम पता नहीं क्यों ये बातें कर रहे होते हैं शुएब के ये चीज हेल्दी नहीं होती सुबह, वो चीज है वो हमसे कई ज्यादा हेल्दी होते हैं। सभी आई रिमेंबर एक गेस्ट हमारे पास आई थी न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने कहा था कि जो चावल है, स्पेशली जो बॉइल्ड राइस है, अगर आपने वो बॉइल्ड राइस को फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर लिया एक दफ़ा, और फिर आपने कंज्यूम किया, तो स्टार्च का एलिमेंट, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ऐसे बताया था कि वो कम हो जाता है। बट द पॉइंट इज, उन्होंने कहा था अगर एक बार बॉइल्ड राइस को आपने ठंडा करने के बाद दोबारा खाया तो उसके बेनिफिट्स हैं।
शायद यही होता होगा, आई डोंट नो, बट Plus वो Sabine, वो ज़ाहिर है- बड़े शौक से, उनका तो एक शौक के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लली वो खाते हैं। लेकिन मैं हैरान होती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हम अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं ना कि ये हेल्दी ऑप्शंस और ये इस टाइम पे खाना चाहिए, उस टाइम पे खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, बट मैं जब इन लोगों को इन डिफरेंट इलाकों healthy में होते वो हैं, खाते active हुए होते हैं। देखती हूँ और वो किसी भी टाइम पे खा रहे होते हैं, वो हमसे Probably- ज्यादा ताकतवर होते हैं। That's true, and probably Sabine, they start the day early, just like Rising Pakistan. ये बात भी They ठीक है। end their day early, just like us, because ये बहुत important है कि आप दिन का आगाज किस वक्त कर रहे हैं, दिन को खत्म कितने बजे कर रहे हैं। जो नेचर के साथ आपने अगर छेड़ना शुरू कर दिया तो वो तो फिर आपको तंग करता है। सो जो आपकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको आप अगर सेट रखें, नेचर से अलाइंड रखें, दिन में जिस वक्त नाश्ते का टाइम है नाश्ता करें, काम के वक्त काम करें, रात का खाना तकरीबन 6-7 बजे खा लें, बिल्कुल। एंड शुड नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 7, 9 बजे सो जाएं, तो आपकी वैसी रूटीन बहुत बेहतर हो जाती है। एंड प्लस थोड़ी सी एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कर लें, वॉक शॉक, रनिंग जॉगिंग एज पर योर कंडीशन। और आज आप हमें बताएं, हमने तो आज कश्मीर की बात की है, बट आप हमें बताएं कि आपके इलाके में नाश्ते में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप बाकी इलाकों में लोग कहते हैं कि ये कैसे खा लेते हैं सुबह, लेकिन आप लोग वो लोग चीज़ नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं और वो आप लोगों को सूट करती है आपके इलाके और आपकी हेल्थ के परस्पेक्टिव से। तो हमसे आज शेयर ज़रूर करें, हम आहिस्ते आहिस्ते कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट खानों की बात करें, डिफरेंट इलाकों की कल्चर की बात करें, नई नई चीज़ें सबसे शेयर करें, बिकॉज एट द एंड हम सब पाकिस्तान हैं। एब्सोल्युटली। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Pakistan is not This is not Pakistan. We see the rumors. We see the fake news. And we see the world believing it. This is our story. Told with honesty, told with clarity. And it's time the world heard it right. This is राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे साइबर बुलिंग से मुताल्लिक। इंटरनेट, उसका इस्तेमाल, उस पर ज़्यादा बात हो रही होती है, सोशल मीडिया ऐप्स की बात हो रही होती है, गेम्स की बात होती है, बहुत से गेम्स से मुताल्लिक बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही होती हैं कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन आपके कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, आप चैट कर रहे होते हैं, फिर आपके बच्चे वल्नरेबल होते हैं बिकॉज आपको नहीं पता होता किससे क्या बात हो रही है। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि गेम्स में या इस मवाद से मुतालिक हम ये बात भी करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होता। आपके बच्चों का जो एक्सपोजर है उस कंटेंट से जो कि नामुनासिब हो सकता है, एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, उसके साथ जब एक्सपोजर होता है तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब भी होते ये हैं। भी उनकी होता है शोएब personality कि disturb होती आजकल है। पेरेंट्स के लिहाज से बात की जाए, इतनी अवेयरनेस तो उनको भी नहीं है। उनको जब अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इन ऐप से उस तरीके से फेमिलियर नहीं है जिस तरीके से उनके बच्चे फेमिलियर हैं। सो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से कंट्रोल रखें, किस तरीके से अपने बच्चों को इस तरह के जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है इससे किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो आज इसी बारे से बात करेंगे। मोहम्मद हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, Great. आप सुनाएं? जबरदस्त, बेहतरीन। गेम्स खेलते हैं हसनैन, ऑनलाइन गेम्स जो होती हैं? नहीं, पर्सनली बिल्कुल आई एम नहीं नॉट खेलते। रियली इंटरेस्टेड इन इट। कोई दोस्त आपके जो खेलते हो जिनके बारे में आपने कभी देखा हो कि उनके रवैये में तब्दीली या उन्होंने कुछ शेयर किया हो कभी? जी बिल्कुल, इस तरह तो काफ़ी हद तक देखा गया है और मैं खुद इस चीज़ के हाईली अगेंस्ट हूँ, स्पेशली गेम्स ऑफ सॉर्ट्स जहाँ पर ऑनलाइन या जहाँ पर टीमिंग या जहाँ पर इस तरह चीज़ें इन्वॉल्व हों। तो से समथिंग दैट्स लाइक कैंडी क्रश हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो तो एक अलग ही रैम है ना, वो तो बस 2 मिनट के लिए खेल लिया, यू जस्ट सेट इट असाइड। जैसे हम देखते हैं हसनैन रोब्लॉक्स और इस तरह की और बहुत सी गेम्स हैं जिसमें आपने अपना एक एम्पायर खड़ा तो किया होता है, लेकिन नहीं पता होता कौन उस एम्पायर में आ रहा है, बिकॉज़ ठीक है आपसे एक्सेस तो मांगी जाती है बट बच्चों को भी नहीं पता ना किसको एक्सेस देनी है। एग्जैक्टली। और यहाँ से ही इशू अराइज होता है। गेम्स लाइक पबजी, गेम्स लाइक रोब्लॉक्स, ऑल दीज गेम्स जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ पर फ्रेंडशिप्स बनती हैं, जहाँ पर फिर फ्रेंडशिप्स और ये सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, बट नॉट टू द लिमिट कि बंदे को पता चले व्हाट्स हैपनिंग।
क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ग्रूमिंग का शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अलावा भी उनके अपनी ग्रेड्स भी इफेक्ट होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, उनको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिस तरह ड्रग्स हो गई और ये सब कुछ हो गया, दैट आल्सो इफेक्ट देम एंड देयर आर मेनी डिफरेंट इश्यूज, और बहुत ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं अदर देन इवन द मेजर वन जो कि ग्रूमिंग और ये सब कुछ है। उसके अलावा भी जो थ्रेट्स हैं दे आर स्टिल बिग इनफ एंड वेरी कंसर्निंग फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर आवर चिल्ड्रन। अच्छा, क्या किया जाए हसनैन? पेरेंट्स कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, बच्चों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं इस हवाले से कि ये कंटेंट आपके लिए ठीक नहीं है? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स का इशू है। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटी उम्र से ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये तो हम सबको पता है और इसके ऊपर हम लोगों ने बात भी की। बट अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो आपने ये समझ लेना है कि बच्चा इतना हो गया है, आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि वो समझ रहे हैं कि मैं मोबाइल के अंदर ये ऐप ओपन करूंगा, ये ऐप इंस्टॉल करूंगा, वो यहाँ तक कि अपने लिए गेम्स खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें, इंस्टेड आप उनको समझाएं कि ये कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, अच्छी नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि बच्चे हमारे आजकल के उनके अंदर इतना शूर है। बट अक्सर बच्चे जो है वो थोड़े रिबेलियस होते हैं, वो बात नहीं मानते माँ बाप की, तो उसकी जगह आपने क्या करना है, आपने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी है कि उनके हर एक एक्शन के ऊपर आपकी मॉनिटरिंग हो। वो किस तरह? अच्छा, अभी दो किस्म की मॉनिटरिंग की मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। एक है कि बच्चा है वो गेम खेल रहा है तो आप उसके साथ यहाँ पर बैठकर उसके साथ बातचीत भी करें। आप फॉर एग्जांपल आलू काट रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आजकल तो करते हैं माँ बाप, फॉर एग्जांपल मदर तो सारा दिन घर में होती है, तो चाहिए कि मदर बेटे के साथ या बेटी के साथ साइड में बैठकर ही काम करे, ताकि उनको ये भी दिखाई दे कि बच्चा क्या कर रहा है और वो अपना काम भी जारी रखे। हालांकि इसमें हसन एक चैलेंज ये होता है कि बच्चे ये राय रखते हैं हमारी प्राइवेसी है। आजकल के बच्चों का ये बड़ा इशू है, वो कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी है, इसको नो वन शुड ब्रीच, नॉट इवन पेरेंट्स, नॉट इवन सिबलिंग्स। सो ऐसे में जो अब बात आप करेंगे, माँ बाप या कोई भी जो घर में बड़ा है वो पास बैठ के बात भी करे, उससे इंपॉर्टेंट तो बहुत है ज़रा वो बात करे, लेकिन क्या वाकई ये चीज़ आपने महसूस की है कि इन योर एज ब्रैकेट स्पेशली प्राइवेसी वाला कंसर्न बहुत ज़्यादा बच्चों का? बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं दूसरी तरफ आता था विच वाज दी एप्स फॉर पेरेंटल कंट्रोल। अगर आप नहीं जानते, देयर आर मेनी ऐप्स जो कि बच्चों की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करते, और बच्चों की चैट लॉग्स हो गए, चैट्स हो गए, वो जो कुछ बोलते हैं उसको ब्रीच नहीं करते। फॉर एग्जांपल उनका फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ तो बंदा कुछ भी बोल देता है, अगर वो फिर कोई ऐसी वैसी बात हो गई, अगर वो कुछ भी हो गया, तो घर वालों के साथ तो ज़्यादा एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग एक तरीका होता है बोलने का, फ्रेंड्स के साथ अलग। तो बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ की वजह से फील करते हैं कि वी शुड नॉट गिव आवर पेरेंट्स आवर फोन्स, या हम उनको ये नहीं दिखाना चाहते कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। सो फॉर दैट देयर आर मेनी डिफरेंट ऐप्स जो कि बच्चों की चैट्स तो आपको नहीं दिखाते, बट वो आपको ये ज़रूर दिखाते हैं वो किससे बात कर रहे हैं, किस किस्म की बात कर रहे हैं, और वो किस किस टाइम उन बंदों के साथ बात कर रहे हैं। तो इससे हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी कौन सी ऐप है जो ये बताएगी कि व्हाट्सएप पे बच्चा किससे क्या बात कर रहा है? इस तरह बहुत सारी पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स है। अच्छा। सिर्फ एक नहीं है, अगर आप पीटीए की वेबसाइट पे जाएं वहां पर भी आपको रेफर किया जाएगा फॉर डिफरेंट पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे देयर आर सो मेनी डिफरेंट, लाइक ऑन प्ले स्टोर आप सिर्फ लिख दें पेरेंटल कंट्रोल, आपको वहां पर भी, और यहाँ तक कि गूगल की अपनी सेटिंग्स में भी पेरेंटल कंट्रोल मौजूद है। अच्छा। यू डोंट नीड एक्सटर्नल थिंग्स। यहाँ तक कि देयर आर ऐप्स सच एज द फैमिली सेंटर। आप मेटा के अंदर जाएं तो फैमिली सेंटर एक अलग वेबसाइट है, वहां पर आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पर अगर आपका टॉडलर है या अगर आपका टीनेजर है तो वो आपके साथ एक फैमिली सेंटर के अंदर कनेक्ट होगा, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा कि वो क्या कर रहा है, बट नॉट ब्रीचिंग हिज हिस्ट्री, या वो जो कुछ देख रहा है वो तो एग्जैक्टली नहीं होगा, बट वी कैन सी व्हाट मैसेजेस ही इज डूइंग, व्हाट थिंग्स ही इज वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ सर्चेस ही इज डूइंग। थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ओरिएंटेशन बच्चे की किस तरफ है, आइडिया मिल जाएगा, एंड दैट्स इनफ। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा स्ट्रेंजर्स के साथ बातें कर रहा है जिनको वो नहीं पहचानता, सो वी कैन हैव अ लॉन्ग नाइस टॉक। हम पूछ सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, बट स्टिल एट द सेम टाइम बच्चा ये नहीं फील करेगा कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कोई नजर रख रहे हैं, या दे आर स्पाइंग ऑन मी, या दे आर डूइंग दिस एंड दैट, जो कि मुझे खुद भी फील होता है कि अक्सर पेरेंट्स जो है ये सब कुछ करते हैं, एंड दैट जस्ट मेक्स द चिल्ड्रन अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो जो कुछ देख रहे होते हैं उनको फील होता है कि वी आर बीइंग मॉनिटर्ड 24/7, एंड दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग। यू शुड गिव सम प्राइवेसी, सम
space to your children, but still keep a keen ये eye on जरूरी है स्पेस देना, लेकिन एट द सेम टाइम नो मैटर व्हाट एज योर किड इज, उसको ये बताना सही और गलत एज के वो हिसाब भी से। है, और Exactly. मैं ये भी कहूंगी कि एक तरह से बच्चे को ये पता होना कि उसको मॉनिटर किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Exactly. बिकॉज बच्चा कंट्रोल में रहता है, ऐसे उसको पता होता है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, और जब इस बात का पता है तो वो गलत की तरफ बहुत सोच समझ के जाएगा, बजाय इसके कि आपने कंट्रोल आपने एप्स के थ्रू तो उसके ऊपर रखा हुआ है चेक, लेकिन वो भी एक लिमिटेड आपको एक एक्सेस दे course. सकेगी। Of सो course. ऑब्वियसली आपका बच्चा किसी और रास्ते भी जा सकता है कि हमारे पेरेंट्स को तो हमें स्पेस दी हुई है, तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। अब वैसे पेरेंटिंग वाकई ये ऑनलाइन दौर की बात करें, डिजिटल दौर में जी, जी। बहुत चैलेंजिंग हो गई है। बहुत ज्यादा हो। मैं सिर्फ पेरेंटिंग की बात और बच्चों की बात नहीं करूंगा। आजकल तो ऐसा दौर है कि बूढ़े कहते थे कि बच्चों को स्कैम किया जाएगा, आजकल उल्टा चल रहा है, बूढ़े ज्यादा स्कैम हो रहे हैं बच्चों की जगह। तो ना इसका बूढ़े भी शिकार बन रहे हैं, बूढ़े स्कैमिंग की। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी ग्रैंड मदर है, तो अब उनको फॉर एग्जाम्पल कॉल आएगी कि आपको इतने इतने लाख रुपए मिल गए हैं इस प्रोग्राम की तरफ से, आप हमें अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर भेज दीजिए, आप हमें अपना CNIC भेज दीजिए, अब तो एक हम पेन आपको कोड आया वो भी भेज दीजिए। हाँ, कोड भेज दीजिए, तो वो तो कर भी देंगी ना। अब मुझे तो पता चल जाता है। अच्छा, फिर बच्चों का यह है कि वो तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, तो वो ग्रूमिंग का शिकार बनते हैं। अच्छा, फिर पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत केयरफ्री बन जाते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और उसकी वजह से भी फिर इश्यूज बनते हैं। तो बहुत ही मुश्किल बन चुका है ये दौर, बट देयर आर स्टिल मेनी अदर वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो रहे हैं शिकार ऑफ स्कैमिंग एंड ऑफ सच थिंग्स, तो यू कैन ऑलवेज फाइल अ रिपोर्ट, यू कैन ऑलवेज फाइल ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, और बहुत कुछ मौजूद है फॉर दैट सर्विस। एब्सोल्युटली। हसनैन, जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है, जो कि हम देखते हैं yeah. टिकटॉक पे भी, जो कि हम रिसेंटली हम देखें कि बहुत ज़्यादा इस पे काम भी हो रहा है। जितने भी टिकटॉकर्स जो कि अगर नामुनासिब मवाद अपलोड कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। जी, सो एक तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होना चाहिए। इट्स वी रियली सपोर्ट दिस, नॉट जस्ट टिकटॉक, एनी ऐप जहाँ पर भी नामुनासिब मवाद अपलोड हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, और अब हो लाइव रहा है। जाया जाता है और वो Yes. बड़े शौक से देख जी, रहे जी, होते जी। हैं बच्चे भी, Exactly. बिकॉज ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर होती हैं कि आप अच्छा सभी, लेकिन उसमें ये भी है कि डिस्कस नहीं कर सकते डिस्कस इधर। भी नहीं कर सकते, प्लस ये कि यू आर स्क्रॉलिंग अप और अचानक से क्लिप आ जाता है आपके सामने। अब फॉर एग्जांपल, मैं कल एक क्लिप देख रहा था कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और उन्होंने एक और टिकटॉक स्टार से मुतालिक वीडियो बनाई कि देखें जी इनका ये कंटेंट होता है। पहले आपने वो कंटेंट दिखाया, फाइन, आप तो अच्छी बात करना चाहती हैं कि ये कंटेंट अच्छा नहीं था, इसके खिलाफ ये होना चाहिए, लेकिन आपने फिर वो नशर कर दिया है ना। मेरा पॉइंट ये कि आपने वो पहले कंटेंट दिखाया है, फिर आपने उसके खिलाफ बात की है। मेरा बच्चा अगर या किसी का बच्चा भी बैठा हुआ, उसने स्क्रॉल करते करते एकदम कंटेंट पर नजर पड़ी है, उसने पहला वाला पार्ट ही देखा है, जो कि आपने बताना था बाद में कि वो पार्ट गलत था, तो बच्चे ने तो वो पार्ट देख लिया, एक्सपोज तो बच्चा हो गया। Exactly. So I'm referring to that particular inappropriate content on social Of media. course, How of course. should we tackle this issue? अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ा इशू ये है कि फॉर एग्जांपल पिछले ज़माने के अंदर ये कंसर्न होता था कि बच्चे ऐसा कंटेंट देखेंगे जो कि नॉट सेफ फॉर वर्क है या ये सब कुछ है। आजकल उससे बड़ा ये है कि बच्चे ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनसे उनका रवैया ख़राब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अलाउ ही नहीं करूँगा कि बच्चों को आप टिकटॉक जैसी ऐप्स इंस्टॉल करें। ऐप्स हैं, यूट्यूब है तो उसका इक्विवेलेंट है यूट्यूब किड्स, आप ठीक है। उनके लिए YouTube Kids इंस्टॉल करें, उसके अंदर बच्चों की ही चीजें ठीक है। मौजूद होंगी। बट अभी टॉडलर हो गया, उसको तो आप यही सब कुछ कर सकते हैं, पर जो बड़ा हो रहा है टीनेजर, वो तो ये सब कुछ देखेगा क्योंकि टिकटॉक है, ही इज गोना बी वाचिंग इट वन वे और अनदर। तो इसके लिए अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप सबसे पहले तो उनको कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन की, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेनली उस प्लेटफॉर्म पे जाके यू कैन रिस्ट्रिक्ट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल आप देखें, अभी भी अगर आप फेसबुक के अंदर नया अकाउंट डालेंगे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसी कोई पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर आप उसकी पिक्चर देखना चाहते हैं या अगर आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कहेगा कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स, या वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ एज वेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग। तो आप इसी तरह करें, आप उसकी एज को जो है अंडर 18 करें ताकि उसके अंदर जो कुछ भी इस तरह बातें हैं Filter हो जाए। वो खत्म हो जाए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा। एक तो ये कि YouTube Kids, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जो आपने ऐप्स बताई जो गूगल प्ले स्टोर पर भी मौजूद है, पीजी Exactly. वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसमें पेरेंटल गाइड भी है, पेरेंटल चेक भी है। आई वुड से चेक बिकॉज दैट्स द राइट वर्ड, क्योंकि हमें ज़रा बच्चों को
मैनेज भी करना है, उन पर एक नज़र भी रखनी है, उनसे दोस्ती भी करनी है, एक बॉन्ड भी डेवलप करना है, गैप क्रिएट नहीं होने देना ताकि बच्चे आपसे बात करें। कि जब अगर हम आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो उस वक्त चैलेंज ये था कि बच्चे अगर गली मोहल्ले में खेलने जा रहे हैं वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, नहीं पता होता था। बहुत से इश्यूज डेवलप हुए उस वक्त, और अभी इशू ये है, प्लीज इफ यू वांट टू ऐड दैट। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आजकल के ज़माने के अंदर आइडलाइज उन लोगों को किया जाता है जो कि ये फहाशी किस्म की फैलाते हैं, जो कि फजूल बातें करते हैं, जो कि एक दूसरे के पीछे बातें करते हैं, एक दूसरे के पीछे बैक स्टैबिंग करते हैं, तो उनको आइडलाइज किया जाता है। वो एक आजकल के हमारे बच्चों को ये दिखाया जाता है कि अगर आप डिसेंट हैं तो आप एक आप कह सकते हैं नर्ड हैं, आप जो है फजूल काम कर रहे हैं। अगर आप एक बैड बॉय हैं और अगर आप बहुत बुरे काम बैशिंग, अगर आप ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ बैशिंग है या ऐसे कोई, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप खुद अच्छे काम करें, वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल। एब्सोल्युटली, बच्चे तो कॉपी करेंगे, उनके लिए माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू, और इससे हम सब के लिए भी एक लर्निंग है कि एज अ पेरेंट वी शुड डू दिस, कि पेरेंटल चेक रखें बच्चों पे। सोशल मीडिया एप्स, जो एप्स उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इस पे तो पक्का बैन, एंड बैन शुड बी बैन। ऑल्सो एक बैलेंस क्रिएट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सख्ती भी ना करें कि बच्चे आपसे दूर हो जाएं, आपसे बात भी ना कर रहे हो, या अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो आपसे आकर शेयर भी ना कर सक रहे हो कि वो किस इस वक्त परेशानी में, किस प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं। और इतना भी उनको स्पेस ना दे दें कि आपको पता ही ना हो कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना ही आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो कि नहीं हो सकती, और सबको हमने करना है। बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू सो प्रोग्राम में मच। ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। From the vibrant colors and cultures of South Asia to the crossroads of Central Asia, the challenges and hopes of the Middle East and North Africa, and the ideas shaping the West. वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। हम एक दौर था जिसमें हम पढ़े और हम ये कहते थे कि हमारा दौर जो है वो बहुत अच्छा दौर था। जाहिर है डिफरेंट राय हो सकती है, हर शख्स को अपना दौर अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन शुएब मैं ये बात करती हूँ, जो आप आज के दौर से कंपेयर करते हैं ना पढ़ाई का, हम जिस वक्त पढ़ते थे हमें होता था ये रूटीन होती थी, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और हमें ज़्यादा फोकस करवाया जा रहा होता था कि इतने नंबर आने चाहिए, ये परसेंटेज होनी चाहिए। आज के दौर की अगर बात करें तो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। एट द सेम टाइम पढ़ाने के तरीके भी अब बदल चुके हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से अब हम आ चुके हैं एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, ये जो दौर है, वो इस चीज़ का ही मुतालबा करता है कि आपके बच्चों को अब एडवांस तरीके से ये पढ़ाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। म्यूज़िक क्लास भी है बच्चों की, बच्चों का कोई भी सब्जेक्ट है जो उनको बोरिंग लग रहा होता है, उसको डिफरेंट तरीके से ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू वो भी सिखाया जा रहा होता है। तो आई थिंक ये एक वक्त की बहुत ज़रूरत भी थी। बाकी दुनिया में बहुत पहले से भी हो रहा था, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी टाइम से ये हो रहा है, बट अगेन बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि स्टिल गैप्स हैं और ये सारे स्कूल्स में नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली। आज हम तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक़ जब सभी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ निसाब का बदल देना, यानी करिकुलम की जब बात करते हैं या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तालीमी ढांचे की बात करते हैं, उसमें इंटरवेंशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो आज का हमारा मौज़ू वो है उस्ताद, चूँकि उस्ताद कनेक्ट करता है बच्चे को इस तालीम से, इस सिस्टम से। सो जो टीचर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। प्लस ये जो एडवांस टीचिंग मेथड्स, नए नए इंटरवेंशंस, AI की इनकॉर्पोरेशन एंड एवरीथिंग। सो उस्ताद, आज इस मौजू पे हमें बात करनी है कि किस तरीके से हम उस्ताद को अपग्रेड कर रहे हैं, उनका लेवल अप हो रहा है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो
एक्सेस है बच्चों की इस बिल्कुल। तालीम से उसको और बेहतर कर रहे हैं। तो इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर समिया रहमान डोगर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मिसबा जावेद। और आप दोनों का ताल्लुक फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ग्रेट टू हैव यू जी। पहले डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर लेता हूँ। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, बहुत से लोग इससे मुताल्लिक चूंकि नहीं जानते, तो वी वुड लव टू नो कि क्या मैंडेट है, किस तरीके से यहाँ पर काम होता है? ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत यूनिक इदारा है और ये जो है ढाका फॉल होने का जो सिनेरियो था उसके फ़ौरन बाद इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो पैटर्न था कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव जो है एरिया है, क्योंकि हायर एड के डिफरेंट टीयर्स हैं और टीचर ट्रेनिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये इदारा बनाया था। हम इस इदारे के बारे में कह सकते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, क्योंकि यहाँ का इनटेक जो है वो नेशनल असेंबली के कोटा के मुताबिक होता है। अच्छा। वो जो है स्टूडेंट जो हैं वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से डिफरेंट इलाकों से आते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत यूनिक इदारा है। टीचर ट्रेनिंग वैसे भी आपको बताऊं, सोसाइटी को रिफॉर्म्स लानी हो तो आप थ्रू क्लासरूम आते हैं, और क्लासरूम का रियल एक्टर जो होता है वो उस्ताद होता है। और आज का उस्ताद तो इसलिए भी बड़ा फ़र्क है कि जब हम आपको पढ़ाते थे तो हमें ये पता था कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज जब मेरा स्टूडेंट है तो मुझे ये पता है ये मेरे से ज़्यादा जानता है। ये बड़ा चैलेंज है। ये एक जो चैलेंज है, इसके लिए उस असातिज़ा की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली हमारा जो इस वक्त स्टूडेंट है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसका नॉलेज हमारे से बहुत ज़्यादा है। उसको पता है कि हमारी जो डिग्रियां हैं वो जॉब मार्केट या इंडस्ट्री की मार्केट से अलाइन नहीं है, तो उसने पढ़कर क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल उसके जहन में आता है। क्योंकि पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि डिग्री एक अर्निंग का ज़रिया होती है, तो फिर उसकी अलाइनमेंट भी होनी चाहिए ना। जैसे पूरी दुनिया में अब टीचर ट्रेनिंग हो या दूसरी हायर एड की डिग्रियाँ हो, वो माइक्रो क्रेडेंशियल और माइक्रो डिग्रीज पे जो कि बहुत फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है उसके ऊपर जा चुका है। जबकि और पूरी दुनिया में जो हमारी रवायती डिग्रियाँ बीएड एमएड उनको भी शिफ्ट किया जा चुका है माइक्रो क्रेडेंशियल्स के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड 4 ईयर डिग्री है जिसमें बच्चे को 4 ईयर पढ़ने के बाद कुछ करना है। ठीक है, उसकी निस्बत 4 साल पढ़ाने के बजाय वो जो है वो इन द मीन वाइल अगर कोई काम करना चाहे और अपनी फैमिली का कोई अर्निंग का हैंड बनना चाहे तो उसको अलाउ होना चाहिए। सो हमें वक्त की ज़रूरत के साथ साथ अपने पूरे हायर एड मॉडल खुसूसन टीचर ट्रेनिंग जो है उसको रिवैम्प करने की शदीद ज़रूरत है। हमने अपने कॉलेज में डिजिटल टूल्स और उसके साथ साथ एआई को इंट्रोड्यूस कराया है, और आगे हम सून अपना प्रॉपर एआई जो है डेवलप्ड फॉर्म एक जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हम जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग का एज सच कोई भी फॉर्मल सिस्टम मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं काम। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब लोग कर रहे हैं अपनी जगह, उनकी डायमेंशंस इतनी डिफरेंट हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, वेस्ट ऑफ जो है रिसोर्सेज एंड मनी है, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हो रहे। अच्छा, ऐसे में डॉक्टर मिसबा अगर हम बात करें चैलेंजेस की, क्या वो भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज हम अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे होते हैं, एडवांस टीचिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो वो तो बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। अब क्या हम अब कोई फॉरेन ट्रेनर्स भी पाकिस्तान में लाने का सोच सकते हैं, या ऑलरेडी इस पे काम भी हो रहा है, सो दैट हम दुनिया के साथ चल सकें, हमारे टीचर्स उस लिहाज से ट्रेन हो सकें और बहुत टाइमली ट्रेन हो और अपने बच्चों को उस लिहाज से वो पढ़ा सकें? इज इट इम्पोर्टेंट? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लिया है और इस पे बात होने की बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जो टीचर ट्रेनिंग है उसकी ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। वैसे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही ज़रूरत है, लेकिन टीचर ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका टीचर वेल इक्विप्ड हो, वेल ट्रेंड हो, क्योंकि वो क्लास में जाएगा तो वो एक चेंज एजेंट भी है, क्योंकि उसी के थ्रू आप चेंज ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक तो एजुकेशन के सेक्टर को
अनफॉर्चुनेटली उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न हमें नज़र आती है कि हम अपने जो रिसोर्स एलोकेशन है उसमें तालीम का बजट सबसे कम है, और फिर अंदर जब आते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो टीचर ट्रेनिंग का बजट उससे भी कम है, ना होने के बराबर है। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ देखते हैं कि टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमारे यहाँ वही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टीचर ट्रेनिंग के भी। तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ये है कि हम जो है टीचर ट्रेनिंग को रियलिटी के साथ लिंक नहीं कर पाए। वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो है वो सिखाई जा रही होती है, और वो रियलिटी जो है एक्चुअल रियलिटी जिसमें स्कूल्स में जाके बच्चों ने पढ़ाना है उसमें बड़े गैप्स हैं। वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और बजाय इसके कि हम फॉरेन ट्रेनर्स लें, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे ट्रेनर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। और हमारा इदारा इस पे बड़ा काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ। हमने हर इनोवेटिव टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं, हम स्टेम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, AI पावर टूल्स पे काम कर रहे हैं। उसकी उतनी रिफ्लेक्शन हम शायद मीडिया पे या उस तरह मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा एक्चुअली मेन मकसद ये है कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे चेंज लाएं। क्योंकि हमारा, जैसे मैडम ने कहा कि मिनी पाकिस्तान है, तो हमारे पास स्कर्दू, गिलगित, पेशावर, बलोचिस्तान और इवन कश्मीर, तमाम पंजाब, हर जगह से बच्चे जो हैं वो आते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो हम उन तमाम चीज़ों को करते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हम इंक्वायरी बेस्ड अप्रोचेस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उनकी तरफ जा रहे हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, और हम स्टूडेंट्स को उस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं। दो के रिसोर्सेज, जैसे 2 रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उसके बावजूद हम उसके ऊपर मुख्तलिफ जगह, जैसे हमारे स्टूडेंट्स सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ क्रिटिकल इश्यूज पे, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे होते हैं हम लोग। तो इस तरह से जैसे गूगल क्लासरूम्स हैं, हम उनको AI प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे वो कनेक्ट कर सकें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इदारे में कर रहे हैं, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा प्रोसेस भी आप दोनों एक्सप्लेन कर पाएँ कि जिस तरह बलोचिस्तान कर दो या फॉर दैट मैटर रिमोट एरियाज, कहीं से भी जो आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स, कैसे क्राइटेरिया क्या होता है, और प्रोग्राम कितना बड़ा होता है, कैसे आते हैं, सीख के फिर वापस जाके वो ज़रा ट्रांसलेट करना, उसका एक इफेक्ट। टीचर एज चेंज एजेंट, उसमें इसी कॉलेज में हमने स्टूडेंट जो थे वो उनका माइंडसेट ये था कि वो एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहे थे। तो ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है कि मैंने उनका वो माइंडसेट बदला, क्योंकि ये सब मेरी टीम सपोर्टिव थी। और हमने क्या बदला कि वो सेमिनार्स का कोर्स था और वो ट्रेडिशनल वे से पढ़ रहे थे, तो हमने उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व किया कि आप खुद एक क्रिटिकल इशू को चूज करेंगे माशरे से, उसके लोगोस डिजाइन करेंगे, उसके आप सेमिनार के गेस्ट को इनवाइट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च को सेमिनार के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें बड़े इनोवेटिव टॉपिक्स पे, ह्यूमन राइट्स पे काम किया बच्चों ने, पीस एजुकेशन पे किया, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमंग यूनिक्स पे किया। तो ये जो है ये स्टोरीज भी हमारे टीचर्स की पब्लिश होती रहती हैं, जिसमें उनकी बड़ी, इसमें 100 बेस्ट टीचर्स में ये पब्लिश हुई है। इस तरह और भी हमारे टीचर्स जो हैं स्टेम एजुकेशन पे आजकल बड़ा अहम, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ग्रुप ऑफ टीचर्स ने काम किया है। तो इस तरह से वो बच्चे जो पहले कुछ नहीं करना चाहते थे और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे कि ये मुश्किल है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन जब टीचर लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और जब उसका डायरेक्टर उसके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो फिर माइंडसेट बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर मिसबा, जो टीचर आपके पास सारे आ रहे हैं, आप लोगों की ये राय है कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और वो टीचर जिसको जाके पढ़ाएगा वो बच्चा उससे ज़्यादा जानता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया। क्या आप लोग डिग्री के फौरन बाद ले लेते हैं इनको, या कि ऑलरेडी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, उनको भी इंडक्ट करते हैं? हम दोनों तरह से प्री सर्विस भी ट्रेनिंग्स हैं और इन सर्विस भी ट्रेनिंग्स हैं। तो इन सर्विस तो वो टीचर्स होते हैं ना जो ऑलरेडी इदारों में पढ़ा रहे हैं, उनके शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, उन मास्टर ट्रेनर्स हम ट्रेन करते हैं। प्री सर्विस तो वो हैं जो ये BS 4 ईयर प्रोग्राम, B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम्स में आते हैं। तो अब ये जो बात है ना कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा जानता है, लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ेगा, जानता बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो नॉलेज को रिफाइन कर पाता है? क्योंकि वो जो सीख रहा है वो सोशल मीडिया से सीख रहा है,
तो सोशल मीडिया से उसको इतना कुछ मिल रहा है या इंटरनेट से इतना कुछ मिल रहा है, क्या वो उस पर क्रिटिकल थिंक कर पाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट है। क्या वो ये क्या देख वो- सकता है हम एक्चुअली हाँ उसको जी। हैंडल करना ये बड़ा सिखाते हैं। इंपॉर्टेंट और फैक्टर है। क्या वो ये देख सकता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स है, कौन से Exactly. ट्रुथ है, Yes. ये फेक और उसमें पहचान करना, ये Yes. टीचर का काम है कि वो डिफरेंशिएट करवाए, और हम ये करवाते हैं। हमें स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रखना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि टीचर एजुकेटर की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने खुद प्लेमथ स्टेट यूनिवर्सिटी से, मैडम ने प्लेमथ स्टेट यूनिवर्सिटी से, मैंने कोरिया हार्वर्ड से कैनेडी स्कूल से जो है वो ट्रेनिंग्स ली। तो हमारे टीचर्स जो हैं, टीचर एजुकेटर्स भी ऑफ एंड ऑन उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, जिससे उनका अपना नॉलेज भी अपना रिफ्रेश skill set आपका बेहतर होता है। बिल्कुल। आपने जैसे कहा ना कि बाहर से ट्रेनर्स बनाए जाएं, तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर यह है कि इन फैकल्टी को फॉरेन ट्रेनिंग का एक्सपोजर दिया यस, और जाए। फिर वो आके ट्रेन करें। हाँ, And क्योंकि तो आप जैसे दोनों माशाल्लाह उसका हिस्सा हैं। मैंने खुद मेरी पीएचडी यूएस से है, लेकिन मैंने जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पढ़ा है, माशाल्लाह। मैं ये समझ सकती हूँ कि वैसी पढ़ाई मैंने कहीं और नहीं पढ़ी। Okay. सो आईवी लीग या बाकी स्कूलों में हमें इनको भेजना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगी यहाँ पे कि कोविड-19 के दौरान हमारे कॉलेज की टीचिंग एक दिन भी नहीं रुकी, हमारा चलता रहा। ना तो हम टीवी वाली टीचिंग पे वो टेली टीचिंग पे गए ना, क्योंकि हमने अपना एलएमएस उसी दौरान डेवलप कर लिया। सही। फेसबुक पे अनाउंस किया, हमने बहुत से छोटे स्कूल्स जो हैं उनकी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा दी, और हमारे बच्चे तो घरों में चले गए थे, जहाँ जहाँ चले गए थे उधर से ऑनलाइन कनेक्ट होकर हमारे एलएमएस के थ्रू करते रहे। बल्कि गिलगित के बच्चे तो वो हमें स्टोरीज हैं ऐसी कि वो गिलगित के बच्चे हमें कहते थे कि हमारा एक पहाड़ है, उसके ऊपर जाके बैठे तो सिग्नल आते थे, तो हम मैडम वहाँ ऊपर बैठ के अभी क्लास ले रहे हैं। वंडरफुल। तो वो हमने उस तरीके से उस टाइम को बहुत अच्छा मैनेज किया, और हमें सिखाया गया एज अ टीचर एजुकेटर, मुझे बताया गया कि किस तरह से मैंने एआई टूल्स या ये प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं एलएमएस के, और अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, बजाय कि हम उनको वो टाइम जो है उनका वेस्ट कर दें। और बहुत जाहिर सी बात है कि अब आपको उस दौर के हिसाब से चलना है, वरना दुनिया आगे मैं निकलेगी, चलना आप है, पीछे वरना रह बच्चे जाएंगे। के सामने मुझे फेस करना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। और बिल्कुल देखिए ना, आप जैसे आप खुद कह रही हैं माशाल्लाह, हार्वर्ड एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपने खुद दोनों ने माशाल्लाह इतना पढ़ा, इतना एक्सेल किया, और अगर आपके सामने बच्चा एक ऐसा आएगा जिसके सामने आपको लगे कि आप नहीं उसे जवाब दे पा रहे, तो दैट्स समथिंग जो कि आपके लिए मुश्किल है। और वो बच्चा जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से 10 तरह की इंफॉर्मेशन लेके जहन में बिल्कुल वो बिठा के आता पक्की है करके कि आया हाँ, है। पक्की करके आया है, मुझे उसको टारगेट करना उसको वो जो इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना, डिलीट अनडन करना ज़्यादा और बड़ा चैलेंज अपनी है। डालना, हाँ। तो वो एक चैलेंज और एक होता है। चैलेंज ये भी है कि जैसे सोशल मीडिया है ना, उस पे इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आ रही है और इतने अट्रैक्टिव वे में आ रही है, तो अगर एक टीचर बीइंग अ टीचर मैं क्लास में बोरिंग रहूंगी, तो उनके लिए मेरी तरफ उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, सही मेरे बात है। आइडियाज उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको तो वो कहेंगे उसके YouTube लिए से देख लेते मुझे हैं। भी होना पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल। मुझे भी ना वो एक ऐसी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा कि वो मेरी बात सुने। बिल्कुल। आप उसके देखिए ना लिए डॉक्टर मुझे मिसबा, कि वो हो टीचिंग सकता है आप मेथड्स अपने सब्जेक्ट में तो जिस तरह माशाल्लाह दोनों पीएचडी कि अपने सब्जेक्ट में तो आप बड़े अच्छे होंगे, लेकिन वो अच्छा होना उसका उस तरह फायदा नहीं है जब तक आप उसे ट्रांसलेट ना कर पाए स्टूडेंट तक। बिल्कुल। क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि आपको पता तो है, लेकिन आपने बच्चे तक पहुंचाना कैसे है उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट को बच्चों तक पहुंचाना। एट द एंड कोई मैसेज आप दोनों देना चाहती हूँ, स्पेशली आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अलाइंड नहीं है हमारा सिस्टम, जाहिर है इसको अलाइंड होने की भी जरूरत है, मार्केट के साथ अलाइन नहीं है। यही कहूँगी कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का एक कॉल है कि इफ़ यू वांट टू रिवैम्प योर सोसाइटी, फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर मिसबा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एक मिशन के तौर पे ना सबको ये लेना पड़ेगा कि हमें एक बेहतरीन असातिज़ा तैयार करने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन कौम बने, तो हमें बेहतरीन असातिज़ा, ऐसे असातिज़ा जो हर तरह से, हमें असातिज़ा की मेंटल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, हमें उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, ताकि वो मेंटली भी ये ना वो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो और वो आगे वो ट्रांसफर करते रहें। तो हमें टीचर को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, आप दोनों इसको रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा। एक बड़ा चैलेंज जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दरपेश है वो है ड्रग्स का। टीचर्स को ही नहीं पता होता कि अच्छा बच्चा किस तरफ चल रहा है। एक ड्रग्स ओरिएंटेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं, टीचर्स को नहीं पता, वो पढ़ा तो रहे हैं, बच्चा किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दूर हो रहा है वो जिंदगी से। इसका जो मसला है हमारे हायर एड इंस्टीट्यूट में कैरियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, काउंसलर मौजूद ही नहीं है,
क्योंकि ड्रग्स ठीक है यहाँ ले रहे हैं, मैं तो ड्रग फ्री कंट्रीज में भी देख के आई हूँ, वहाँ कैरियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग होती है और लोग बच्चे उसको छोड़ते हैं। सो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टूडेंट जो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो जब क्लासरूम में आता है वो टीचर के एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रक्चर्ड से एटीट्यूड होते हैं और उसको ये समझ आता है कि मैं इतनी मेहनत के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। शायद जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कभी नहीं ये सोचा होगा कि मैं बाद में क्या अर्न करूंगा। आज का बच्चा फौरन सोचता है, वो पहले दिन सवाल करता है ये वाला। हाँ, मैं बाद में क्या अर्न करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। सो मेरे ख्याल में करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग का जो है वो बहुत ज्यादा हाँ मैंडेटरी होनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर सी बात है एक गैप जो है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा कि आपको ये ना पता हो कि आपका स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसका रुझान किस तरफ है। बिकॉज जो उस्ताद होते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो सिर्फ आपको निसाब नहीं पढ़ा रहे होते, वो आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं। जिंदगी कैसे गुजारनी है वो उस्ताद बता रहा है, वो उस्ताद आपको बता रहा है। और ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस को हमने मिलकर खुद इसमें जो हम कहेंगे कि जो हिडन करिकुलम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैं क्लासरूम में किस वक्त आई हूँ, मैं कैसे खड़ी हुई हूँ, मैंने क्या बात की है, मेरा क्या ड्रेस है और मैं टाइम पे आई हूँ या नहीं आई हूँ, मैंने किस तरीके से स्टूडेंट्स को डांटा है या सही बात की है। वो जो हिडन करिकुलम है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ये आई थिंक इसका खास ख्याल रखा जाता है इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में probably। हाँ जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल जी। आप दोनों का बैठ चुके साथ मौजूद थे। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन किस तरीके से उसका किरदार है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, स्पेसिफिकली इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्राइट मैक्स पावर, कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। इसके मसाले का फ्लेवर दिल को धक धक की जगह बजाता है। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद हैं। हरफंद मौला कहा जाए उनको तो गलत ना होगा। इट्स बिकॉज एक्टिंग में देखा जाए तो अपने आप को बेहतरीन तरीके से मनवाया, और अब तो जाहिर सी बात है मनवाने की क्या बात है, अब उनसे बहुत सारे सीख कर जो नए अदाकार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्या कोई टाइटल है जो कि उन्होंने अपने नाम नहीं किया। सो हम यही कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी जब आपके पास है तो उसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं और हर चीज़ में अपने आप को बेहतरीन तरीके से मनवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो लोग ऐसे ही होते हैं जो कि भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आज एक ऐसे ही अदाकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सिर्फ अदाकार नहीं बोलूँगी, हमारे दरमियान एक लेजेंड मौजूद हैं जो कि सब कुछ कर भी रहे हैं, करंटली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। AI बेस्ड बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। और अभी हमारे जिन्होंने इस डोमेन में ड्रामा एंड फिल्म्स की अगर हम बात करें तो AI को इनकॉर्पोरेट किया एंड वेरी ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेटेड, आई मस्ट से दैट। जैसे अभी आपने कहा कि हरफंद मौला एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज एन एक्टर, माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और उनके बारे में एक जुमला जरूर कहा जाएगा कि ही इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ मेड person and he is with us today. शमून अब्बासी is with us today. Let's welcome. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खाते हैं? कम खाता हूँ। अब तो कम खाता हूँ। अच्छा, मतलब सब कुछ खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। कम खाता हूँ, हाँ, कम खाता हूँ। और लोग बड़ा हैरान होते हैं, लोग क्या समझते हैं मैं बहुत कोई ना पूरी एक कढ़ाई खाने वाला आदमी हूँ। मैं हार्डली 2 चपाती खा सकता हूँ। 2 चपाती खा लूँ मैं तो मुझे लगता है मैंने बड़ा खा लिया। ओके। अब जिम एक्सरसाइज उसमें भी ज्यादा टाइम?
उसमें हुआ करता था एक अब वक्त, हाँ मुझे लगता है थोड़ा आपने ब्रेक दी हुई है उसको ब्रेक शायद। दी हुई है, यस। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, साथ काम के ना, एज के साथ साथ भी एक होता है ना इंसान थोड़ा सा जरा काहिल भी हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा उस तरह का बंदा हूँ जो मतलब फिजिकल फटीग से मैं भागता नहीं। ओके, हाँ, मतलब घर के काम हों, चीजें हों, तो लोग जरा वो लेजी वैसी हो बंदे को फिट रखती हैं। घर आपको पता है, आपको ऑलरेडी इतना काम होता है कि, और घर में हमारे यहाँ सर्वेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो बहुत सारे काम मुझे खुद करने होते हैं और मैं करता हूँ, मुझे इसीलिए मैंने नहीं रखा कुछ। क्या के काम खुद करते हैं? यार मैं मतलब समझ लें, अगर मैं अपनी गाड़ी भी साफ करता हूँ, ओके, मैं अपना गार्डन भी खुद ही मैनेज करता हूँ, मुझे घर की सफाई करनी हो तो मैं बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ मिलके खुद करता हूँ। और आते जाते करते हैं, मतलब कोई हम उसको हेडिक नहीं बनाते। ठीक है, कि नहीं आज अब होना है, कोई टाइम टेबल नहीं है, नहीं, बस कर लेते हैं, कर लो, बस चलते रूटीन फिरते। अच्छी है। हाँ, डस्टिंग हो सकती है, चलते फिरते कर लो। कोई एक मुलाजिम भी नहीं रखा हुआ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। कुकिंग भी खुद करते हैं? कुकिंग भी, हाँ, माय वाइफ डज इट, मैं करता हूँ। अब तो मेरे बच्चे भी बड़ी मजे मजे की चीजें बनाने लगे हैं, तो वो ये कि हमारे यहाँ कुकिंग एक बाकायदा फेस्टिविटी होती है। अच्छा। कि आज कुछ पक रहा है, और आज लोग अमूमन खाने को जरा वो करते हैं ना, खवातीन खास तौर पे, ओ यार खाना पकाना है। तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ खाना पकाने के एक्साइटमेंट का एक वो होता है। Also because team work भी तो होता होगा ना। वो खवातीन इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि अकेली लगी होती है। 10-10 लोगों के खाने एक साथ, ऐसा ही है, ऐसा ही यू नो, है। डेली बेसिस पे। Yes. तो अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी एक्टिविटीज भी होती हैं क्या कि पूरी फैमिली जो है वो कनेक्ट करती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की टेक्नोलॉजी के दौर से निकाल के किचन में सबको लेके जाना है ताकि एक दूसरे से लोग बातें करें। Absolutely. तो ये जरूरी है। AI पे आपने काफी काम किया, थोड़ा सा इस बारे में मजीद भी बताइएगा। आपने इंट्रोड्यूस कराया जैसे शुएब ने भी बताया अभी। 2024 में जब ये इन्फ्लक्स हमारा मतलब पूरी दुनिया में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है वो टेक ओवर किया, तो मुझे ये लगा कि देयर आर लाइक यू नो सेवरल टाइप्स ऑफ AI। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल AI है, जनरेटिव AI है। तो मेरा जो ध्यान था वो जनरेटिव AI की तरफ इस तरह गया कि मैंने कहा यार अगर इसके थ्रू स्टोरीज हम बयान कर सकें, और स्टोरीज भी वो नहीं जो मतलब आपने बस ऑटोमेशन एक चीज होती है कि आपने बस लिखा गिव मी अ स्टोरी ऑफ अ डॉग, ऑफ अ कैट, अब वो पूरी बना के दे देता है, उसमें आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं की। बट यू नो गोइंग थ्रू स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ दैट थिंग एंड देन लर्निंग द लैंग्वेज, द LLM बिहाइंड हाउ टू जनरेट द इमेजेस, उस दौर की डिटेल्स। अब जैसे हमने 1860 की एक स्टोरी गालिब के लिए हमने बनाई, गालिब को मद्देनजर रखे, मिर्जा गालिब साहब, तो उनकी हमने सारी रिसर्च 1800 में क्या था, दिल्ली उस वक्त कैसा था, कैसे वो यहाँ आए, क्या हुआ, और तो वो उन इलाकों को जनरेट करना, फिर उसके बाद उनकी वीडियोस बनाना एंड देन उनको कंपाइल करना। और फिर माशाल्लाह हमारी एक फिल्म है जिसका नाम है 9 Hours, और वो पहली ज़ॉम्बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने हर टाइप की चीज बनाई। मैंने क्लासिक्स में भी काम किया, मैंने रिलीजन पे भी काम किया, और मैंने जरा मॉडर्न ज़ॉम्बी एरा पे भी काम किया। तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान लंदन फिल्म फेस्टिवल पे बाकायदा नुमाइश हुई उसकी, उसके ट्रेलर की। तो इट्स गोइंग, लेकिन फिर मैंने थोड़ा ब्रेक इसलिए लिया कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड में बढ़ रही है। सो वी आर वेटिंग फॉर द अल्टीमेट यू नो टूल्स टू कम आउट बिकॉज दे आर इवॉल्विंग एवरी डे। तो क्या हो रहा है कि आप एक चीज पे काम करते हो, अगले महीने नेक्स्ट डे कुछ और हुआ, नेक्स्ट डे कुछ और होता है। सो देयर इज सो मच प्रोग्रेस कि हमने फिर 6-8 महीने का हमने ब्रेक दिया ताकि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी ना लगे। तो ये है फिलहाल। और AI को लेके एक्सेप्टेंस कितनी नजर आई आपको इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री इटसेल्फ बिकॉज लोग अभी तक सारे उससे यूज्ड टू नहीं है, और AI का जो अभी तक पाकिस्तान में यूज हो रहा है वो मैं कहूँगा इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव। लोग मीम्स बना रहे हैं, लोग छोटे मोटे ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोग डैमेज हो रहे हैं। मतलब हमने अभी तक कोई फायदे वाले काम नहीं किया। जहां तक रही बात ChatGPT और इन सब चीज की, डीप सीक की, तो इनसे फायदा उठाना लोगों ने शुरू किया, विच इज कॉन्टेक्चुअल। इससे कुछ लोग अपने फायदे उठा रहे हैं, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आजकल के बच्चों को भी और बड़ों को भी कि इतना डिपेंडेंट ना हो जाएं कि आपकी जो मेमोरी का बॉक्स है ना वो खराब हो जाए। क्योंकि देखिए हम जब पढ़ा करते थे और हम बाकायदा रीड करते हैं किसी चीज को, वो हमारी मेमोरी में बैठ जाती है। बिल्कुल। तो वो हमारी मेमोरी को स्ट्रांग भी करती है। आज चूंकि आप हर चीज ChatGPT से पूछ रहे हो एंड यू नो इट्स देयर, आई विल जस्ट प्रेस अ बटन एंड आई आस्क अ क्वेश्चन। हमें तो प्रॉम्प्ट देना भी नहीं आता उसको, प्रॉम्प्ट भी देना नहीं आता। तो होता क्या है कि वो फिर आपकी मेमोरी में नहीं है, आपके मोबाइल की मेमोरी में, तो आपका दिमाग खाली हो जाता है। बिल्कुल। तो ट्राई टू कीप योर माइंड अलर्ट, एंड अपनी नॉलेज को, जो भी नॉलेज आप उससे ले रहे हो,
उसको एक लाइब्रेरी की तरह अपने अंदर आप जमा करें। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी। हमें वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू। आप ठीक दिमाग है, का यूटिलाइज इस्तेमाल जरूर करें, करना दिमाग का चाहिए। इस्तेमाल करें। मसल है, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म तो नहीं करना उसको। मूवी पे काम कर रहे हैं आजकल आप एक? जी, एक फिल्म पे काम हो रहा है। ओके, एंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? There's not much I can tell, but मैं ये कहूँगा कि अभी तो हमारा स्किल है ना। I'll try to defend it. एक प्रोजेक्ट है बेसिकली जो वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने जरा कुछ एडवेंचर्स किए थे हमारे साथ 22 अप्रैल को। पहलगाम के जो एडवेंचर्स उन्होंने, मिस एडवेंचर्स कहूँगा मैं, फॉल्स फ्लैग्स, उसके ऊपर वो लोग तो अपनी झूठी झूठी कहानियों की नरेशंस बनाई। बिल्कुल, वो बड़े मास्टर बने हुए हैं जी। जी हाँ, तो इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको जवाब दें। वेरी ट्रू। तो माशाल्लाह चैनल के जो लोग थे उन्होंने मुझे चूज किया टू मेक दिस फिल्म, एंड इट्स 90% डन नाउ। ओके, यस। आप उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं? I'm acting in it. एक्टिंग का डायरेक्शन भी आपने खुद की जी, है? डायरेक्शन। और लिखा किसने है? लिखा अली मोइन साहब ने। ओके। और छोटा मोटा मेरी इनपुट होती है, जाहिर है। ठीक है, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह। एज अ डायरेक्टर तो टाइम भी चेंजेस। रोल क्या है आपका उसमें? आप बताएं क्या होगा? मेरे रिकॉर्ड को देखते हुए आपको क्या लगता है? विलन का रोल। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ जी अपने मुल्क के लिए कोई हीरोइक में कोई स्टैंड्स में, मुझे नहीं यार शमून भाई आप ना विलन बनेंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई कैप्टन शैप्टन बना दो, कोई मेजर शेजर नहीं। शमून भाई आपकी शक्ल ही विलन जैसी है। लेकिन ये तो आप डायरेक्टर खुद हैं, ये तो आप पे ज्यादा डिपेंड देखिए ना, करता है। अब मेरी अपनी नहीं पता कि चलेगी। मेरे पे ये सूट करेगा। उसमें मार्जिन भी ज्यादा है ना, कह सकते हैं। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर्स में मार्जिन वैसे भी ज्यादा होता है। इसमें देखिए ये कहने की बात होती है कि होता है, लेकिन उस रोल को मनवाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। Absolutely. क्योंकि सारे नेगेटिव रोल्स ऐसे थोड़ी होते कि एक बंदा नेगेटिव रोल कर उसे बार-बार मिलता है। मेरे तो बचपन से ही प्रॉब्लम है ना। मैं तो जहाँ मुझे तब इस तरह के फोन आते हैं, शमून भाई अस्सलाम वालेकुम, सर आपके टाइप का रोल है। व्हाट? गिव मी सम डिटेल्स, टेल मी समथिंग अबाउट देम। बस आपके टाइप का रोल है, क्या मतलब? बुरा आदमी है सर? बुरा आदमी बनाना है आपको। ठीक है, चले तो बुरा आदमी का टैग लगा हुआ है। नहीं तो आपके साथ तो बहुत ज्यादा होता होगा कि लोगों ने कोई कुछ देखा होगा और आकर क्या आपने कहीं ठीक पे नहीं रोक किया के था आपने उस क्या प्रोजेक्ट किया उस में? फिल्म में हाँ, या इस ड्रामा में? अभी मेरा एक ड्रामा चल रहा था जिसमें वो एक बच्चे के साथ मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो आप यकीन करें, सड़क पे रेस्टोरेंट्स में आके खवातीन उनसे कहती थी प्लीज शानी को जो है ना आप इस तरह नहीं किया करें, आप गलत कर रहे हैं शानी के साथ, और शानी को आने दें और शानी को जाने दें, और पता नहीं क्या क्या। और शुक्र है उसकी एंडिंग मरीना खान ने बड़ी अच्छी की। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जरा आखिर में लोग जरा मेरे फैन हो गए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट, वरना तब तक मामला खराब था। हाँ, जब तक मैं विलन ही चल रहा था। हमें प्रोजेक्ट से नहीं हटना फिलहाल। हीरो कौन है उसमें? हीरो फराज फारूकी है। ओके। नाजिश जहांगीर उसमें हीरोइन है। ओके। इसमें सलीम शेख साहब हैं, कामरान जिलानी हैं, हसन नियाजी हैं, तनवीर हुसैन साहब हैं, और भी बहुत सारे। हसन नियाजी को भी नेगेटिव रोल दिया है जी। पहले ही पता। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स बाकी ऐसे जिनके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हसन खुद भी हमारे प्रोग्राम में आए थे फ्यू वीक्स बैक। उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा जब इन्होंने कोई दुश्मन बनाना होता है तो मुझे बना देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो चले कुछ लोगों की किस्मत में लिख दिए गए, लिख दिया गया, बिल्कुल जी, लिख दिया गया। अब उनसे 90% is हटाना done, right? अच्छा, वैसे 90% हो गया है और किसी को वैसे कानो कान खबर नहीं हुई ये जी, भी हमने आर्ट ना है? स्ट्रिक्ट बहुत रखा हुआ है ऑन सेट के, नो पिक्चर्स टू बी शेयर्ड। ओके। कोई खबर अभी नहीं चलानी है। उसकी वजह ये कि प्रोजेक्ट की ना फिर डिटेल्स निकलना शुरू हो जाती हैं और वो लोग अर्ली एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं। मैं कहता हूँ जब चीज आए बिल्कुल तब आए और छा जाए वो। वरना वो थोड़ी थोड़ी करके ना लोग कहते हैं हाँ वो तो हो रही है, वो तो आ रही है, वो तो पता है हमें कहाँ शूट हो रही है। तो हमने कोई मेरे ख्याल में 21 दिन का कोई BTS है डेली रूटीन में, मतलब 12 घंटे शूट होता है। सही। तो वो एक तस्वीर भी हमने उसकी नहीं लगाई, एक हमने वीडियो नहीं लगाई। तो खामोशी से करें, और कहते हैं ना कि बड़े काम जो है वो खामोशी से करने चाहिए। इट्स बिकॉज़ फिल्म्स जब बन रही होती है तो कहीं ना कुछ जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको पता चल जाता है। बट दिस इज समथिंग मुझे लगता है लोग देखने भी बहुत ज्यादा आएंगे बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है। और ये टॉपिक जरूरी कितना था, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि अब देखते हैं शमून भाई के बहुत से इश्यूज पे इंडिया ने जिस तरीके से मूवीज बनाई, प्रोजेक्ट्स बनाए, और उसमें झूठ, अच्छा प्रोपेगेंडा पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा बंदा कहता है फॉर गॉड से यार मत करो ऐसे। ये कितना जरूरत है कि अच्छा हमारी साइड से भी उसका जवाब इसी अंदाज से अब दिया जाए और हकाइक के साथ, फैक्ट्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, वो लोग तो झूठ आपने देख लिया है कि उन्होंने तो पूरे एडवेंचर में क्या कुछ उन्होंने मतलब इल्जामात लगाए, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं।
और हमने जो जवाब दिया है वो बड़ा मुनासिब दिया है, कैलकुलेटेड, बहुत कैलकुलेटेड दिया। और इसी तरह हमने अपनी फिल्म में भी कोई हमने झूठ का सहारा नहीं लिया। ये लोग तो नैरेटिव को बिल्ड करते हैं ना, झूठा, हमने उनके झूठे नैरेटिव को तोड़ा, उनको उसके काउंटर नैरेटिव, सिर्फ सच बता के, सिर्फ सच बता के। तो माशाल्लाह लोगों ने, जितने भी एक्टर्स आए उन्होंने आके बहुत दिल से, क्योंकि एक मुब्बल वतनी तो है ना, अपने मुल्क से, पाकिस्तान से प्यार तो है, तो उस प्यार का इजहार इसमें अच्छी एक्टिंग करके और दिन रात काम करके लेट आवर्स तक 2-2 3-3 बजे तक शूटिंग करवाते हैं। तो मैंने देखा कि उफ नहीं की किसी एक्टर ने, मतलब दे वर लाइक इनटू इट। अब टॉपिक ही ऐसा है। यस, आप ये देखें कि उन दिनों की बात अगर हम करें कि उस वक्त ट्रांसमिशंस, नॉट जस्ट ट्रांसमिशंस, अदरवाइज एनीबडी हु इज ऑन सोशल मीडिया, जिस तरीके से सब दिन रात उस पर काम कर रहे थे, यानी किसी का काम है या नहीं है तब भी वो उस पर बात कर रहा है, उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एवरी पाकिस्तानी इज कंट्रीब्यूटेड माशाल्लाह, जिस तरीके से पाकिस्तान का मामला है, और ऑब्वियसली अपने मुल्क को तो हम हर तरीके से डिफेंड भी करेंगे और फैक्ट्स भी सामने रखेंगे। और फैक्ट सामने रखने इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि किस तरह की खबरें आई हैं। उन्हें 3 महीने बाद याद आता है वो हमने एक और झूठ बोला, तो कहते हैं हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे। बंदा कहता है हिस्ट्री में से कुछ निकाल के कुछ ऐसी फिल्म्स, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी सीरीज हमने देखी हैं कि जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे पड़ी हुई हैं, और जब उनके हकाइक जानने की कोशिश की जा रही होती है तो हमें पता लगता है कि ये तो हिस्ट्री हमारी नहीं है, जिसको बहुत बुरे तरीके से जो है वो तो एक प्लेन हाईजैक वाली मूवी तो उन्होंने बनाई थी। एग्जैक्टली, मैं इसी की बात कर रही थी। एनीहाउ शमून हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और प्रोजेक्ट से बात करेंगे। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स की फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। इसके मसाले का फ्लेवर दिल को धक धक की जगह बजाता है। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। शमून अब्बासी साथ मौजूद है और इससे पहले हम बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट से मुतालिक जो कि कुछ दिनों में आने वाला है, और उसके मुतालिक उनका मैं इतनी ही बात बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अभी नाम भी उन्होंने नहीं बताया, कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताया, इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते। लेकिन एक और मूवी भी हमने सुना है कि वो आने वाली है, उसका नाम बड़े मज़े का है। वो नाम सुन के तो लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फन का एलिमेंट होगा, बिकॉज द नेम इज मैंगो जट। What is this all about? Mango Jet is directed and written by Abu Aliha. Okay. And he's a dear friend. And Faisal Qureshi, technically पहले shoot जो है वो दीमक से पहले फैसल की मैंगो जेट ही हुई। Right. तो it was supposed to be the first film जो आनी थी,
लेकिन और हरीम फारूक ने इसे प्रोड्यूस भी किया है, शी इज द लीडिंग एक्टर इन दिस। तो लेकिन फिर पहले दीमक आ गई। तो मैंगो जट इज अ फन मूवी, ओके, बेसिकली बच्चों के ऊपर है। ओके, हाँ, मतलब है उसमें चीजें, लेकिन यू कैन से कि बच्चे सेंट्रिक एक जो आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इट्स अबाउट दैट। सो इट्स अ फनी एक्शन फिल्म एंड मैंने पहली बार पंजाबी फिल्म की है। ओके, एंड मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। क्यों? यार मुझे पंजाबी ना, मेरा फ्लो अच्छा नहीं है। ओके, तो मैं सीधा सीधा जब मैंने जैसे मौला जट पे बहुत सारे उर्दू बोलने वाले एक्टर्स को कास्ट किया गया, और वो जब लोग निकले बाहर तो उन्होंने कितना वो स्कोल्ड किया उनको, उससे मैं डर गया। मैंने कहा यार अब ये देखे ना, आप सही पंजाबी या पश्तो नहीं बोल पाते तो लोग रिएक्ट करते या हैं, सिंधी नहीं बोल पाते, तो फिर लोग कहते हैं इसको लिया क्यों। तो मेरा ये कंसर्न बन गया था कि यार मैंने, अल्लाह करे, लोग कहते हैं मैंने ठीक किया, लेकिन मैं रात को घर जाके ना तो सोच में पड़ जाता था यार मैंने ठीक किया है नहीं किया है, मेरा एक्सेंट सही था कि नहीं था। अच्छा, उर्दू में ज़ाहिर है हम 25-27 साल से काम कर रहे हैं, तो एक फ्लो है ना, स्क्रिप्ट पढ़ा, लाइनें अपनी बनाई, ग्राफ बनाया, एंड यू गेट ऑन सेट एंड देन यू डू इट विद द अदर एक्टर्स। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम था, लाइनें भी याद करो, पंजाबी भी याद करो, फिर एक्सेंट्स याद करो। कोई गलत वर्ड आपने आखिर में, कोई ट्यून आपकी गलत निकल गई या आपने गलत एक वर्ड लगा दिया पूरे उसका, तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, मैंने वो फिल्म की है। एंड आई एम होपिंग, लोग वो कहना है मैं ठीक लग रहा हूँ, बट मुझे बस अभी तक डर है कि पता नहीं मैंने ठीक किया। वैसे पूरी फिल्म करने के बाद अब आपको पंजाबी वैसे अच्छी आ गई होगी? नहीं। अब भी? मैं तो भूल ही गया। मैं तो दिन, हाँ मुझे इतनी एंजाइटी होती थी शुएब, मैं क्या बताऊं। मैं स्क्रिप्ट लेके ना तो कोनों खुदरों में घुसा हुआ था, गाड़ियों के पीछे इधर उधर। लोग कहते थे कहाँ गए, मैं कहता भाई बोलना तो सीख लूं। तो मैं एक्चुअली आई वाज बोर्न इन इटली, तो पूरी लाइफ मेरी जो है ना वो 17-18 साल इटालियन पढ़ते और लिखते गुजरी। इंग्लिश थी हमारे लाइन में। देन सडनली मुझे पाकिस्तान आना पड़ा, माय पेरेंट्स शिफ्टेड हियर, तो उर्दू का सिलसिला एक स्टार्ट हुआ। तो उर्दू सीखने में मुझे को 5-8 साल लग गए। एट व्हाट एज यू शिफ्टेड? 17-18 आई वाज हियर। अच्छा, जी जी। पर 17-18 साल अच्छा खासा टाइम गुजार लिया आपने। यस यस, तो बिकॉज़ तो उसके बाद फिर सीखा। मुझे उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कजन्स ने मुझे सिखाया। फिर मैं सोचे आज राइटर बन गया उर्दू का, माशाल्लाह। लेकिन आज भी मैं उर्दू में नहीं लिखता, मैं रोमन में लिखता हूँ। उर्दू रोमन में लिखते हैं। उर्दू रोमन में लिखता हूँ। हम सबका ही मसला बन चुका है, स्पेशली वो टेक्स्ट करके हमें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ जाए ना, तो हम रोमन में लिख रहे होते हैं। सो ये जो मूवी है मैंगो जट, कोई डायलॉग जो याद हो अपना पंजाबी का? ओह ना करें, कोई एक डायलॉग हम देखना चाहते हैं पंजाबी। कोई एक डायलॉग उसका जो कि बहुत मुश्किल से याद किया हो। ये अगर डायलॉग मैंने बोल दिया शुएब, लोगों ने फिल्म में नहीं आना। आएंगे, लोग कहेंगे अगर ये ऐसे बोले, मुझे तो याद ही नहीं। मुझे यकीन करो, मुझे 2 घंटे बाद मुझसे पूछे, मुझे याद नहीं होता। मुझे डायलॉग्स अपने याद ही नहीं रहते। कोई एक भी याद नहीं है? नहीं, सिर्फ पंजाबी के नहीं, या ओवरऑल डायलॉग्स आपको याद नहीं रहते? मुझे नहीं याद रहते। अच्छा, ओके। मुझे लगता है एक दफा करके मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, टास्क देना मेरा आपको, जुमला कोई एक जुमला दे, अल्लाह उसको पंजाबी में करना। हम लोग उर्दू में देंगे, हमने पंजाबी में जुमला नहीं देना आपको, आपने बोलनी पंजाबी। नहीं, आप देखिए मेरे साथ डायरेक्टर ने क्या किया। डायरेक्टर ने बोला शिमन भाई जब आप बोला करेंगे ना तो मैं रिपीट किया करूंगा, कट टू कट ना। अच्छा, वो रिपीट करता था, तो मैं एग्जैक्टली उसको डायरेक्टर बने। नहीं, मुझे डायरेक्टर देखिए ट्रांसलेट ही नहीं कर बहुत बेहतर पंजाबी है, बहुत बुरी पंजाबी है। मैं राइजिंग पाकिस्तान से आया, मैंने बड़ा स्वाद आया। मैं राइजिंग पाकिस्तान से आया, मैं राइजिंग पाकिस्तान से आया, तो मैंने बड़ा ही स्वाद आया। तो मैंने बड़ा ही स्वाद आया। ए मुंडा बड़ा चंगा है, ए मुंडा बड़ा चंगा है, कुड़ी भी ठीक है, कुड़ी भी ठीक ही है बस। अब ये सब आपने इकट्ठा बोलना है। ओए, मैं राइजिंग पाकिस्तान से आया तो मैंने बड़ा मजा आया। ए मुंडा बड़ा ठीक है, ए कुड़ी बस ठीक ही है। गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा। मैं फौरन मेरा तो हो गया गुजारा, इनका नहीं पता मुझे। तो मैं ना इसी तरह बस मैं कहता था जल्दी जल्दी बोल के मैं जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊं। लेकिन आपने एक्सेंट बहुत अच्छा आपका है पंजाबी का। बस जो आप कह रहे हैं ना कि उर्दू भी ठीक नहीं आती थी, और वो सारी जो आपने दास्तान सुनाई है बहुत अच्छा आपने बोला है। एक्सपीरियंस है ना, जाहिर है, माशाल्लाह। हाँ, मतलब मुझे मिमिक्री टेक्निकली ना, मुझे आवाजें सुन के उनको दोबारा से रिप्लिकेट करना आता है, मुझे एक्सेंट समझ में आते, क्योंकि मैं कॉन्शियस इतना हो गया इटली से आके, एंड स्पेशली व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग, तो आई वाज लाइक हाउ एम आई गोइंग टू लर्न how they speak, and there are like 7-8 different dialects and different languages in Pakistan. So there is Sindhi, there's Punjabi, there's Balochi, there's Pathan, there's Saraiki. तो इनको मैं कैसे
सीखूं तो मैं ना कि टोनैलिटी लेता था पहले, मुझे वर्ड्स नहीं समझ आते थे। ओके सिंधी है ना तो मैं सोचता था सिंधी ऐसा ही बोलेगा ना, तो ये पठान है तो वो अलग तरीके से बोलेगा। बलोची अड़े कि तुम किधर जा रहे अड़े, अभी तक आया नहीं है, देर हो गया। मैंने इन लोगों की टोनैलिटीज पकड़ी, फिर उनमें वर्ड्स डालना शुरू किया एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब पंजाबी है तो पंजाबी बस आप मुझसे वैसे नहीं मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता कोई वर्ड, ठीक है। नॉट सिंधी, नो पंजाबी, नो पठान। यू टीच मी, आई विल डू इट। आपने पंजाबी के अलावा तो कुछ नहीं किया, किसी और रीजनल लैंग्वेज पे तो काम नहीं किया? नहीं, पश्तो में पश्तो ये में, हाँ, पश्तो में ये होता है कि वो विलन जमून आप उस तरफ के दिखाते हैं ना, बेचारे पहाड़ी हमेशा उन पे इल्जाम लगा देते हैं। तो वो पहाड़ी लोग होते हैं तो उनकी लैंग्वेज में एक आध दो जुमले बोल दिए, कुछ इस तरह कर दिया। यस ओके। अब चूंकि देखिए यू आर बॉर्न इन इटली, 17 साल इटली, वहाँ की लाइफ एंड एवरीथिंग, उस वक्त तो आई एम श्योर कि ये ख्याल नहीं होगा पाकिस्तान शिफ्ट होंगे और पाकिस्तान की फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री में जाएंगे। उस वक्त क्या सोचा था? व्हाट यू वांटेड टू बी? उस वक्त जो है ना एक एंथुसियाज्म था फुटबॉल। ओके। बिकॉज इटली इज फुल ऑफ Yes, फुटबॉल, जैसा हमारा क्रिकेट है। तो गली में हो या पढ़ाई के बाद हो, स्कूल हो, एक फुटबॉल मेरे बस हर वक्त नहीं फंसी रहती थी। और मैं देखता था इंटरनेशनल प्लेयर्स को, रोसी एंड ये सारे उस जमाने में हमारे थे। राइट। तो मैं ना यूज्ड टू डे ड्रीम अबाउट स्टेडियम्स, आई यूज्ड टू डे ड्रीम अबाउट बीइंग ए फुटबॉलर। राइट। एंड मुझे ये था कि बस मुझे वो वाली फेम मिले जो फुटबॉलर गोल मार के फिर जाता है ना और खड़ा होता है ऑडियंस के सामने एंड 40,000 पीपल आर लाइक चीयरिंग फॉर यू। तो वो कहीं था, मैनिफेस्टेशन फेम की थी, बट फेम थी मेहनत करके। ये नहीं कि बस खड़े हैं कहीं पे तो वो। नाउ व्हेन आई केम टू पाकिस्तान एंड आई स्टार्टेड एनालाइजिंग क्रिकेट, मैं बड़ा बोर हुआ 4-5 साल देख के। मैं कहा यार 3 बंदे खेल रहे हैं टोटल, बाकी के 9 बंदे तो खड़े हुए खुजा रहे हैं, कोई उधर देख रहा है। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इज इट? मैं ना लड़ने लगा लोगों से, मैंने कहा स्पोर्ट्स ही नहीं है। कहते पागल हो गए हो, पाकिस्तान का नेशनल गेम है। मैं कहा यार ये 3 बंदे खेल रहे हैं, बाकी तो खड़े हुए। फुटबॉल में 22 लोग भाग रहे होते। मतलब नेशनल एज इन यू नो फेवरेट फीवर बहुत है क्रिकेट का। हाँ। और हॉकी मुझे फिर भी लगता था कि यार 11 बंदे इधर 11 बंदे उधर, स्ट्रगल और भागते हैं। क्रिकेट मुझे लगता था लीजिएस्ट गेम ऑफ यू नो द नेशन। लोगों ने चुप, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम है। मैं कहा चाहू के खेलो। मैं खेला, मैं बड़ा बोर हुआ। मैंने कहा यार मैं मुझे खड़ा कर देते हैं एंड में जाके। ठीक है, मैं गाड़ियां गुजरते हुए देख रहा हूँ, चिड़ियाएं उड़ते हुए देख रहा हूँ, मेरी ना बॉल आ रही है ना कुछ हो रहा है, ना बैटिंग दे रहे हैं, ना कहता तू पहली बॉल पे आउट हो जाता है। तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी क्रिकेट में। फिर मैंने पाकिस्तान में फुटबॉल का सिलसिला शुरू किया। ठीक है। आई क्रिएटेड अ टीम एंड देन वो टीम रजिस्टर करवाई और आई वाज वेरी यंग, 20, 21, 23, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं फुटबॉल को फरोग दे सकूं। बट वो कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई, कुछ लोगों ने गोल खाने के बाद भी हमसे लड़ पड़े, नहीं ये गोल नहीं है। ओके। तो मैं तो वही हो गया, मैं क्या छोड़ो इस गेम को। कहते डंडे पे लग के गया, कैसे गोल हो गया है? मैंने भाई गोल गोल होता है। हाँ? कहते डंडे पे लगा, सीधा नहीं गया है। वो उन्होंने कप उठाया, ले गए वो ट्रॉफी का। मैं कहा मैं खेलता ही नहीं इधर। तो मैंने छोड़ दिया फिर सब खेलना। फिर मैंने कहा कोई खेल वेल नहीं होगा। फिर मेरे अंदर एडवेंचर था। एक टूरिज्म का मेरे अंदर बहुत वो था। राइट। तो मुझे फिर ये हुआ कि यार आई शुड ट्रैवल टू पाकिस्तान, आई शुड सी पाकिस्तान। राइट। एंड अल्लाह ने करनी थी। कुछ अरसे के बाद जब मैं इस इंडस्ट्री में आया एंड मुझे एज अ डायरेक्टर अथॉरिटी मिली, तो आई स्टार्टेड टेकिंग माय स्टोरीज टू द माउंटेन्स, टू द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो मैंने शुरू में ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को एंड आई वाज अमेज्ड कि कितनी खूबसूरत हमें अल्लाह ताला ने जगहें दी हुई हैं जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स गोरा खर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, और हमारे यहाँ फ्री में वो जगहें मौजूद है। तो मेरा बस ये एंथुसियाज्म, फिर मुझे वो जो ट्रैवलिंग विद माय जॉब का एक एसोसिएशन थी, दैट ट्रिगर्ड मी कि यार मेरे काम के साथ तो ट्रैवलिंग बड़ी है। तो इफ आई बिकम अ डायरेक्टर, आई कैन ट्रैवल टू प्लेसेस, आई कैन एक्सप्लोर प्लेसेस, एंड दैट बिकम माय यू नो माय पैशन। तो आज भी देख लें 27-28 साल के बाद ट्रैवल ही कर रहा हूँ। उर्दू वाला सफर चल रहा है। उर्दू वाला सफर चल रहा है, इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला भी किया यार बहुत किया। कौन नहीं करता? सब करते हैं। मुझे करता है, मुझे लगता है हर कोई किसी ना किसी दौर में कर रहा होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और कभी ये भी नहीं हो सकता शोएब के आपको कंटेंट होना पड़ता है। आपको अल्लाह का शुक्र एक वक्त पे आके अदा करना पड़ता है, वरना आप बेचैन ही रहेंगे। अगर आप अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को डेली रूटीन में अल्लाह ताला से शुक्र नहीं अदा करेंगे तो वो देना ही बंद कर देता है। सही बात है। तो उठो रोज सुबह, इस बात पर सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शुक्र अदा करो कि आज आंख खुल गई हमारी। बेशक।
और आज के दिन हम कोई एक नया फिर कोई कारनामा कर सकते हैं, कोई नई बात कर सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। That's true. पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके बाद उससे आप आगे बढ़ें। यू प्रॉब्लम पता है क्या हो गई, हम ना फाइनेंसिस के साथ पॉजिटिविटी को हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए अल्लाह ताला सबको देता है, वो तारीख देख के नहीं देता कि पहली को तुम्हारा बिल आएगा तो मैं पहली को तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला ने कहा मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। अब जो मामलात हमने ऐड कर लिए हैं, गाड़ी बड़ी चाहिए, आईफोन बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, ये अल्लाह ताला के डील में कहीं नहीं था। इसके लिए मेहनत करो भाई। हाँ सही बात है, अल्लाह ने बोला मेहनत कर लो, जो तुम्हें जितना चाहिए हासिल कर लो। मैंने कहा 2 वक्त की रोटी भी दे दूंगा, सोने भी दूंगा, और इज्जत से मुझे यासुर रहमान में क्या है, मुझ पे भरोसा तो करो। तो मोमिन वही है जो भरोसा करे। कैसे तो भरोसा कर लो, एक दफा हो गया, बस बोला तू कर लेगा, अल्लाह मियां अल्लाह पे छोड़ दो, फिर तो रास्ते ही रास्ते और एट द सेम टाइम मेहनत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग होते हैं किस्मत पे चीजें छोड़ देते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, किस्मत अल्लाह बेहतर करेगा जब हिलोगे। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आधी मेहनत है और आधी किस्मत से करनी है। सही दोनों चीजें। अच्छा शुमन, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। कोई फिल्म नहीं डायरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ तो डर सा लगा होता है कहीं ना कहीं दिल में कि पता नहीं काम करे या ना करे, बिकॉज हम मौला जट की आपने बात की है और कुछ फिल्म से जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया, बट ओवरऑल हम देख रहे होते हैं उस तरह का बिजनेस नहीं फिल्म्स कर पा रही होती जिस तरह का प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने एक्सपेक्ट किया हुआ होता है। सो अभी भी कोई आपके जहन में कश्मकश सी चल रही है कि क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए जहां तक मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपने लिए फिल्में बनाते रहोगे ना, ये फिल्में नहीं चलेंगी। हमने ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना बंद कर दिया। हमने ना मुकाबलों के लिए फिल्में बनाने, मैं तुझसे बेहतर बना रहा हूँ, तुम मुझसे बेहतर बना रहे हो, मेरे वाली में ये है, फलाने वाली में ये है। पहले बनती थी अवामी फिल्म, सीधी सी बात है। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर कितना पैसा लगा हुआ है, कितना आएगा, जब आपके मेन गोल ये होगा ना। देखिए आप घर में जैसे किसी को दावत देते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि खाना अच्छा बने, ताकि मेहमान आए ना तो वो उसको स्वाद मिले, उसको मजा आए और वो कहे कि यार भाई वाह क्या खाना बनाया था। लेकिन अगर आपकी नीयत कुछ और है उस खाने को लेके और आप बस सिर्फ फ्लॉन्ट करना चाहते हैं और आपको इस बात से फिक्र ही नहीं है, तो आपने बहुत अच्छे बर्तन भी लगा दिए, आपने बहुत अच्छी लाइटिंग भी कर दी, डाइनिंग टेबल अच्छी, खाना अच्छा नहीं है आपका, तो लोग आएंगे जरूर, आपके मुंह पे तारीफ भी कर देंगे, बट घर में गाड़ी में बैठते कहेंगे यार खाना मजे का नहीं था। ये बड़ी नेचुरल सी बात है, बिकॉज आपने अपने लिए किया वो खाना, आपने दूसरे के जायके का नहीं ख्याल रखा। आपने अपने बर्तन दिखाने थे, आपने अपने घर दिखाना था, आपने अपनी टेबल दिखानी थी। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, सही बात। तो फिल्म को बनाए आवाम के लिए, और आवाम क्या देखना चाहती है इस बात को समझे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 के बाद, कोविड के बाद डायनामिक्स चेंज हो गए। बिल्कुल, लोग नेटफ्लिक्स देखने लग गए, लोगों ने OTTs को अपनाया, घर में रहना शुरू किया, वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट। नाउ यू कैन नॉट गो बैक। अब वो थोड़ी कोविड खत्म हुआ तो नेटफ्लिक्स डिलीट कर दिया, नेटफ्लिक्स ने फिर मजीद मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, कोरियन मार्केट आ गई, ये आ गई। नाउ यू आर कंपीटिंग विद दैट इंटरनेशनल स्टैंड्स, सो डू यू हैव समथिंग, देन उसको भी छोड़ना। टुडे योर मोबाइल फोन इज एन इंटरनेशनल मीडिया कंसोल फॉर यू। आप इस वक्त रशिया देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, आप जो देखना चाहें। सही बात, समझे ना। तो क्या उस एल्गोरिदम में आप घुस के कुछ कर सकते हैं? कैन यू? तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने और चीज़ों का सहारा लिया, टिकटॉक पे अजीब अजीब काम शुरू कर दिए और अजीब अजीब सी ऑडियंस उनको फॉलो करने लग गई, अजीब अजीब वीडियोस बनना शुरू हो गई, बेहुदगी की तरफ हम चले गए। अब उन सारी चीज़ों का जो फिल्म में आपको 3 घंटे में मिलती थी, वो आपको 30-30 सेकंड के रील्स में मिल रही हैं अलग अलग। हीरोगिरी देखनी है, ये लो। लड़कियों के डांस देखने हैं, ये लो। सही बात है। रोना धोना देखना है, ये लो। न्यूज़ देख लो तो ड्रामा मिल जाएगा, है। तूफान आ रहे हैं, तबाहियां हो रही हैं, सब देख रहे हैं अब हम। रियल सुनामीज, रियल ज़लज़ले। पहले आपको फिल्में देखनी पड़ती थी इन सब चीज़ों के लिए। तो द सोशल मीडिया हैज एक्चुअली किल्ड द सिनेमा इन द एंटायर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि यहाँ से। हॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग, बॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग, पाकिस्तान तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे ये लगता है कि इट्स अबाउट टाइम के डिस्ट्रीब्यूटर्स ना अब ओवर सेलेक्टिव होना बंद कर दें। लेट एवरीबॉडी मेक मूवीज, सबको चांस दें, लेट देम टेस्ट देयर स्किल्स। उनको नहीं आने दे रहे, नहीं जी बड़ी गेम, हर दफा बड़ी गेम, बड़े लोगों के साथ काम करें, बड़े लोगों के साथ काम करें। सिनेमा इस तरह नहीं चलेगा। आपने टिकट 1100-1200 रुपए की कर दी, आम आदमी के लिए तो एक्सेस ही खत्म हो गया। मैं अपनी फैमिली को, एक रिक्शे वाला जो पहले जाता था एंटरटेन होने,
या कोई दुकान वाला, उसका रास्ता बंद हो गया। उसका रास्ता बंद हो गया। वो तो बेचारे, उस दिन मुझे एक बंदा मिला मासूम सा, कहते सर हमारे तो कपड़े इस काबिल नहीं होते, हम उस मॉल में घुसे, तो मैं कैसे इन कपड़ों में अपनी फैमिली को लेकर जाऊं, जहाँ पे 1200 रुपए का टिकट है, तो मैं बोतल भी पिलाऊंगा तो मैं पॉपकॉर्न भी लेनी पड़ेगी ना। तो 2000 रुपए का एक बच्चा है मेरा, या एक मेरा बेटा है, बेटी है, अब वो 3 है और मेरे साथ बीवी है, 5 लोग हो गए, 10-12 हजार रुपए। ओ भाई 10-12 हजार रुपए उस गरीब आदमी के लिए एंटरटेनमेंट पे कौन खर्च कर सकता है? कौन खर्च कर सकता है? नहीं कर सकते। वो कहता है 22-24 हजार रुपए का मोबाइल लेके मैं अपने घर में लेट के ना देख लूं सारी दुनिया। बिल्कुल। ये दे नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर ये थोड़ा एक्टर्स का भी इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि वही एक्टर्स हर मूवी में होते हैं तकरीबन। हर साल जब ईद पे रिलीज मूवी होती है तो तकरीबन घूम फिर के वही लोग होते हैं हमारे सामने। शायद इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है कि टीवी पे भी देखते हैं, सिनेमा में भी वही जाके देखें और बार बार वही लोग। सो क्या ये भी एक रीजन है कि नए एक्टर्स को आने नहीं दिया जा रहा होता, या उनको भी मौका दें कि वो भी आए बड़ी स्क्रीन? या ये कि सेम ड्रामे वाले ही फिल्म में नजर आते हैं? मुझे लगता है शोएब, बात ये कि देखो इस इंडस्ट्री में लोग अपना टीवी से ही आए। सही बात है, कहीं और से तो नहीं आ सकते ना। थिएटर से हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या होता है कि थिएटर का रुझान बहुत है, और चूंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपकी आवाम भी हमारे से 4 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, हर लैंग्वेज के, हर शक्ल के लोग। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस कम हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जब उसमें से कोई पढ़ लिख के निकलता है तो उस टू क्रिएट द वे अप उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। टू नो द राइट पीपल, टू गेट इन टच विद द राइट पीपल, उसमें उसके 4-5 साल गुजर जाते हैं। अब एक्टर कहाँ से लाए मुझे बताएं? आपको टीवी से ही उठाने पड़ेंगे। सही बात है, टीवी से उठाने पड़ेंगे, आप चांद से तो ला नहीं सकते थे। दूसरा क्या है कि जब नए लोग लाओ तो ये आवाम कहती थी ये कौन है, हमने फिल्म नहीं देखनी। जब पुराने लाओ तो कहते हो यार यही आएंगे। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पे कभी ना जाए, मैं आपको बताऊं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे जी, वाह 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 वाह, जब असल वक्त आएगा कोई नहीं खड़ा होगा। वेरी ट्रू, ऐसा ही है। जिस चीज को गालियां दे रहे होंगे उसी चीज को जाके देख रहे होंगे। सही बात है। तो अब हमने तो ये ध्यान देना बंद कर दिया है तो कौन क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। वेरी ट्रू, सीधी सी बात। टिकटॉक ने कितना डैमेज पहुंचाया सोसाइटी को? सर मुझे लगता है इट्स अ वायरस, इट्स लाइक जहर है, जहर। देखिए टिकटॉक पूरी दुनिया में चल रहा है, इतना कुछ सिखाया जा रहा है, क्राफ्टिंग सिखाई जा रही है, चीजें सिखाई जा रही हैं, कॉमेडी हो रही है बड़ी तमीज की। हमारे यहाँ टिकटॉक को पता नहीं एक अजीब सा कोई निज़ाम बना के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो अब लगता ही नहीं है। अफसोस होता है। आपको पता है मेरे मोबाइल में टिकटॉक नहीं है। लोग कहते हैं टिकटॉक बनाया करें, मैं कहता हूँ आई डोंट वांट टू बी इन दैट मार्केट। मैं क्या करूं उसमें, बहुत लगा लूंगा, मैं अपनी 4 तस्वीरें लगा लूंगा, वो भी मुझे पता है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। शमून भाई कुछ भी कर लें, मेरे टाइप के कंटेंट का क्या उन्होंने करना है? व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज समथिंग एल्स। तो हमारी सोसाइटी इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। और पहले इंस्टाग्राम था, लेकिन इंस्टाग्राम ने क्या किया, अपने आप को एक कैलिबर में रखा। ऐसा ही है, उसने एक कैलिबर रखा। चीजें बहुत फिल्टर्ड हैं, बहुत फिल्टर्ड है। टिकटॉक अनफिल्टर्ड हो गया है। ये जो बाकी के बहुत सारे और नीचे स्नैक वनैक नहीं, पता नहीं बीगोशी को बड़ी चीजें आई हैं। और आप ये देखें ना कि लोग कितना ट्रबल में पड़ रहे हैं इसकी वजह से। अभी लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लो है कि उसमें आप चले गए ना तो फिर आप करप्ट से करप्ट होते चले जाएंगे। पैसे आपको बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फेम, पैसा, कैंपेन्स, आसानी। असल मसला ये है कि स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट यूथ, वो कहते हैं कि इजी मनी चाहिए बस। इजी मनी इज एक्चुअली किलिंग अस एक्चुअली। शुमन भाई, लेट्स चेंज द टॉपिक एज वेल। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो करके अफसोस हुआ हो? बहुत सारे। टॉप 3 ब्रो, प्लीज टेल द नेम्स। टॉप 3 नंबर 1। टॉप 3 एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, मैं दिल आज़ार ही नहीं करूंगा, बट मेरी जिंदगी का लॉन्गेस्ट सीरियल था। 6 साल तक शूट होता रहा है वो। ओके, 6 साल। क्यों? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्यों? ये मेरा भी क्वेश्चन होता था, क्यों? यार मिसमैनेजमेंट, लोगों का बार बार चेंज होना, ग्रिप ना होना। अब जाहिर है आप किसी के साथ कमिटमेंट दोस्तों वाला कर लेते हैं तो यू कांट लेट देम जस्ट just drown with that project। तो वो आपसे ही तलबगार होते हैं, दोस्ती का नाता एक, वो कहते हैं यार शुमन भाई आप हैं तो चल पड़ेगा, आप आइएगा तो ये हो जाएगा।
6 साल नहीं, फिल्म थी या सोप ड्रामा क्या था? सीरियल, नॉर्मल सीरियल 6 साल normal और वो serial चला भी नहीं अफसोस ये हुआ मुझे 6 साल 6 साल शूट किया और चला भी नहीं, और ना चलने की वजह क्या थी? कंप्लीट नहीं हुआ था। अब आप ये सोच रहे हैं जो 6 साल तक जो आदमी चला रहा है उसको, वो ऑलरेडी एक नाअहल प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो आखिर में जाके वो रुक गई चीज और रुक गई, और वो बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बड़ी स्ट्रगल कर, आप 6 साल में आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। यस, यू नो, आप कभी मोटे पतले दुबले फलाना डुबा, Exactly, और वो एक कैरेक्टर में रहना, और उसके लिए तो आपको गेटअप वो रखना वो पड़ता गेटअप है। दाढ़ी मुझे बार बार वो तस्वीरें देख देख के फिर करनी पड़ती थी, फिर मुझे उस हेल्थ में आना पड़ता था। दुनिया उसमें मैं भारी था, अभी मैं दुबला हुआ हूँ, अभी मैं दुबला था, मैं भारी हुआ हूँ। ओह, तो वो रिग्रेट होता है इस तरह की चीजों का, क्योंकि देखिए पैसे तो हम कमा लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं। जो वक्त जाया हुआ है, जो आपकी एनर्जी जाया हुई है, और फिर एक प्रोजेक्ट कर लिया, भले पैसे आ गए हों, वो आया नहीं ना। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि यू वर्कड इट फॉर डे एंड नाइट्स, लेकिन इसमें कंटेंट नहीं निकला ना। नाम बताना पड़ेगा, तो अगला सवाल ये है कि कोई और ऐसा प्रोजेक्ट। हाँ ना, टॉप 3 थे, ये तो एक हुआ ना। सेकंड मैंने दो तीन मैं एक्चुअली एक फिलॉसफी रखता हूँ, वो मेरी ये है कि if you are an actor and people like you, be accessible to directors, to producers. Don't become a novelty कि nobody can touch you. तो मेरा ये फिलॉसफी रही कि जब मैं फिल्मों में आया तो मैंने कहा यार जो न्यू कमर्स हैं, जो शौकीन पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं, उनको I should be accessible to them. मुझे चाहिए कि मैं उनको ना नहीं करूँ। तो मैं बैठता था उनके साथ और मैं कहता था बैठो, बताओ मुझे और किस तरह कर रहे हो, क्या प्रोसेस है। तो वो शुरू में तो बहुत अच्छा होता था सब कुछ। By the time you get on the set and then you finish the movie, तो आपको समझ में आता है कि ये इन्होंने फिल्म का बेड़ा गर्क किया, खराब की हैं फिल्में, और जो एटीट्यूड पहले फ्रेंडली था ऑन सेट जाके एकदम से बॉसी हो गए। तो 2-3 लोगों के साथ मैंने ऐसा किया कि मेरा इतना बुरा तजर्बा था कि मैं मेंटल स्ट्रेस में बहुत गया लोगों के साथ। तो वो थी 2-3 फिल्में खास तौर पे। सीरियल्स में इसलिए नहीं कहूँगा कि सीरियल मोर ओवर एक जैसा ही एक्सपीरियंस होता है आपका, रुक जाती हैं फिर होने लगती हैं, फिर रुक जाती हैं, लेकिन फिल्म्स ना क्योंकि आप बहुत जान लगाते हैं। और मैं जिस तरह का एक्टर हूँ, मैं पहाड़ों पे भी चढ़ता हूँ, कीचड़ पे भी गिरता हूँ, फाइट्स भी करता हूँ, बारिशों में भी सीन्स होते हैं। तो व्हेन यू कलेक्टिवली सी ऑल दैट फटीग गोइंग टू, यू नो, व्हेन आप कहते हो लाइक यार बेकार, इतनी बातें इन्होंने की, बेड़ा गर्क कर दिया, तो होती है। ये कौन सा प्रोजेक्ट था? बता नहीं सकता मैं बता नहीं सकता मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता ना। आप लोग का शो लोग देखते हैं। नहीं, अच्छी बात है, दिल आजारी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस शो हम जरूर चाहेंगे शमून भाई आपसे एक मैसेज, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पूरी जिंदगी जितनी आपने माशाल्लाह गुजारी है, उस पूरे को समझते हुए कोई एक चीज जो आप कहना चाहते हो कि अच्छा ये आपने सीखा है कि दैट्स योर मैसेज, व्हाट वुड दैट बी? जस्ट बी सिंसियर टू व्हाट यू डू एंड रिस्पेक्ट लेना और देने का जो प्रोसेस है उसको कभी ना छोड़ें। जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। और रिस्पेक्ट देने को कभी ये मत समझा करें कि मेरी कम हो रही है। किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है, आप देंगे वो वापस देगा। बिल्कुल। कुछ लोग आर नॉट वर्थ बीइंग रिस्पेक्टेड टू मच, वहां पे ब्रेक लगा लें, लर्न टू डू दैट, बट एरोगेंस से बचें। देखें तकब्बुर का जितने भी मिसालें अभी हमारे सामने इन 2 सालों में देख ली। सोशल मीडिया पे तकब्बुर की बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अल्लाह को चैलेंज करने वाले, नाउजुबिल्लाह, वो सब आज कहाँ है? तो हमेशा ग्राउंडेड रहें, अल्लाह ताला से डरें, और ये मत भूलें कि आप जितने भी दौर आगे चले जाएं, भले 100 साल, अल्लाह ने रहना है भाई। बिल्कुल। मॉडर्निज्म का मतलब या फैशन का मतलब, ये जो नई ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह माफ करे, कहीं गायब हो गए। ही इज देयर, ही विल बी देयर, ही वाज देयर एंड ही विल बी देयर टिल इटर्निटी। उससे डरना मत छोड़ें, उससे मांगना मत छोड़ें, उससे मांगे जो। बेशक ऐसे शमून भाई, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज।